दो बड़े ही कठिन क्वेश्चंस आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो तीनों वैल्यूज लिखी हैं 1.1, 1.10, 1.100, क्या ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं? क्वेश्चन कि ये क्या ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। सेकेंड क्वेश्चन कि सपोज करिए आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपका जो बिल है वो है 95 रुपीज़। अब शॉपकीपर आपसे बोलते हैं कि भाई 100 रुपीज़ पे कर दीजिए, 5 रुपये ज़्यादा देने में क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप बोलते हैं नहीं, मैं 100 रुपीज़ क्यों दूँ, मैं 5 रुपये ज़्यादा क्यों दूँ, मैं 5 रुपये कम दूंगा, 90 रुपीज़ दे देता हूँ, 5 रुपये कम देने में कौन सी बड़ी बात है? आप में से सही कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है। तो अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, आपने तो कहा था डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लेकर आए हैं, ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है। भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो सिंपली है कि हाँ ये तीनों वैल्यूज इक्वल है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे शॉपकीपर के साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारी कैसी अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारा वो दोस्त है तो हम उसको 90 रुपीज़ दे के भी काम चला लेंगे। जी नहीं, ये क्वेश्चंस आपको जितने आसान लग रहे हैं उतने आसान ये क्वेश्चंस हैं नहीं। इनके आंसर्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होने वाले हैं, उसी के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपम कुरश्रेष्ठ एंड दिस इज साइफाई। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें कि आज जो हम टॉपिक सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ये सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम का जो कंसेप्ट है, इसमें जो टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका मतलब क्या होता है और उस कंसेप्ट की हमको ज़रूरत क्या पड़ी, सिग्निफिकेंट फिगर्स नाम के कंसेप्ट की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। सेकेंडली हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कंसेप्ट है उसकी डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है। देन हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है उसका क्या रिलेशन है किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिशन के कंसेप्ट से। और जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एरर या अनसर्टेनिटी, उस कंसेप्ट से सिग्निफिकेंट फिगर्स से कंसेप्ट का क्या रिलेशन है, ये भी हम जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे कि जो जैसे ये रिपोर्टेड वैल्यूज दी हुई हैं, वैसे अगर कोई रिपोर्टेड वैल्यू हो आपके सामने, कोई वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हो, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि जितने डिजिट्स उसमें लिखे हुए हैं उसमें से कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, इनको डिटरमाइन करने के रूल्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या है वो हम जानेंगे। देन हम जानेंगे कि इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नोटेशन किसको कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में किसी चीज़ को लिखा कैसे जाता है, उसके भी रूल्स। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कभी कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन जब करी जाती है तो उसको करते समय यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय आपकी जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका ध्यान कैसे रखा जाएगा। ऑलराइट, तो इसके भी रूल्स हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर कहीं कोई वैल्यू ऐसी लिखी हो जिसमें हमको लग रहा हो कि भाई नंबर ऑफ डिजिट ज़रूरत से ज़्यादा दिए हुए हैं, तो उनमें से डिजिट्स को कम करने के यानी कि बेसिकली राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं। एंड लास्टली हम जानेंगे कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हुआ है उसका रिजल्ट अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है उसको डिटरमाइन करने के लिए रूल्स क्या होते हैं। तो ये 4 सेट ऑफ रूल्स आज हम समझने वाले हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जो टर्म है सिग्निफिकेंट, ये हम सभी जो इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले लोग हैं, ये टर्म हमने कई बार सुनी भी है, हम इसको जानते भी हैं, समझते भी हैं। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कुछ सिग्निफाई करती है, कोई ऐसी चीज़ जो कुछ इंपॉर्टेंस रखती है, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलते हैं कि जो श्रीमान माइकल जैक्सन हुए थे, एक बड़े अच्छे पॉप आर्टिस्ट, उनकी जो हाइट थी वो सपोज करिए इतनी थी 155.387 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, एंड उन्होंने एक जो बड़ा ही अच्छा गाना गाया था स्मूथ क्रिमिनल, उसमें उन्होंने एक डांस स्टेप करा था जिसमें वो फ्लोर से एक एंगल बनाते हैं। तो वो एंगल सपोज करते हैं कि ये था इतना 35.5 डिग्रीज। अब आप कहेंगे ठीक है सर, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, भाई ये दो वैल्यूज हमारे सामने लिखी हुई हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे तो आपके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आने चाहिए जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे इतना हाईली प्रिसाइज एक हमको हाइट मेजरमेंट किसी ने करके दिया है। और इस वैल्यू से रिलेटेड मैं आपको एक चैलेंज दूंगा थोड़ी सी देर में, बट पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट था जिससे इतनी हाईली प्रिसाइज एक वैल्यू मेजर करी गई है। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये 0.001 सेंटीमीटर्स यानी कि 0.0001 मिलीमीटर्स यानी कि 10⁻⁻⁵ मीटर्स
तक का मेजरमेंट कर सकने वाला इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपको ये वैल्यू मिली होगी। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेसिशन क्या रहा था, मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जिससे ऐसा आप मेजरमेंट कर पाए। क्या आपके पास इतना हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था भी जिससे आपने मेजरमेंट किया? ये वाला मेजरमेंट तो ठीक है। दूसरा मेजरमेंट ये जो है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो प्रोट्रैक्टर है उसका यूज करके आप ये एंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखा दीजिए। अगर आप कर पाएं तो प्लीज उसकी वीडियो बनाइए और वो वीडियो किसी तरह से मुझ तक पहुंचाइए, या तो उसकी लिंक आप कमेंट्स में डालिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये एंगल आप बना ही नहीं सकते, जो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर है उसका यूज करके ये एंगल बनाया नहीं जा सकता। तो मैंने क्या बताया, पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, इन वैल्यूज को देख के फिजिक्स अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये वैल्यूज ऐसी मेजर करी जानी पॉसिबल भी है कि नहीं है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, अगर मेजर करना पॉसिबल हो तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, उसका प्रेसिशन क्या था जिससे इन वैल्यूज को मेजर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्या इतनी ज्यादा डिजिट्स लिखना जरूरी है भी, भाई हम इनके बिना इन 155.3 से काम नहीं चला सकते क्या। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ सुपरफ्लुअस डिजिट्स, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है कि कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जिनको हम सिंपली हटा सकते हैं और जिनको हटाने से कोई समस्या नहीं पैदा होगी। इसमें कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जिनको हम सिंपली हटा सकते हैं और हटाने के बाद भी कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। और लास्टली एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, वो ये होगा कि क्या इसमें सारी डिजिट्स सर्टेनिटी के साथ यानी विदाउट एरर हमको कंफर्म है, यानी कि इस मेजरमेंट और इस मेजरमेंट की सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी, बेसिकली इस मेजरमेंट में एरर कितना था, इसको देख के ये जो हमारे जो मेजरमेंट्स मैंने जो दो लिखे हुए हैं इन दोनों को देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कि इन दोनों मेजरमेंट्स में एरर्स कितने थे। अब ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब इतने हाईली प्रिसाइज वैल्यू आपको दी गई है, इतनी लंबी वैल्यू दी गई है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई ये 0.007 सेंटीमीटर तक नोन है क्या, गारंटी से क्या हमको पता है एक्चुअली में कि भाई ये इतनी हाईली प्रिसाइज वैल्यू हमने बिना किसी एरर के निकाली है क्या एक्चुअली में। तो ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन इनके आंसर्स जो होंगे आपको मिलेंगे इस कंसेप्ट के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा हाइपर स्पेसिफिक सा हो गया कि भाई ये तीन, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस ये हमारे दिमाग में आए या ना आए ये भी हमको कंफर्म नहीं है। मेरे हिसाब से आने चाहिए, फिजिक्स के हिसाब से भी आने चाहिए, और आ भी गए तो उसके लिए एक पूरे कंसेप्ट की हमको जरूरत पड़ रही है और उस कंसेप्ट पे आप पूरी वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ, ये इतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि उसको आपको पढ़ाया भी जाए और उस पर एक पूरी वीडियो बनाई जाए। उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस बहुत सिंपल से हैं। पहली बात तो ये कि जो ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं ना, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो आप यूज करके मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर या उसका प्रोसेसर। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें बताया था बॉल पॉइंट पेन के बारे में, इस बार मैं आपको बताता हूं उस प्रोसेसर के बारे में। वो जो प्रोसेसर है ना, जो आपके इंस्ट्रूमेंट को चला रहा है, उस प्रोसेसर में बहुत एक्सट्रीमली 10 to the power -6, 10 to the power -7, 10 to the power -8 मीटर्स तक के प्रेसिशन के लेवल के उसमें सर्किट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस प्रोसेसर में। तो वो पॉसिबल ही नहीं है अगर हमको इन क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो तो, कि भाई कितने डिजिट्स तक हमको मेजरमेंट्स करने हैं। अगर हमको ये नहीं पता हो ना तो हम इतने हाईली प्रिसाइज, इतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स बना ही नहीं सकते। दूसरी बात क्या होती है कि अप्लाइड साइंसेस जैसे कि इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, मेडिकल साइंस है, आर्किटेक्चर है, ये सारी की सारी मेजरमेंट पे डिपेंडेंट साइंसेज हैं और सारी ही साइंसेज बेसिकली मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है। लेकिन इनका जो अप्लाइड साइंसेज जिनके मैंने आपको नाम बताए, वो तो बिल्कुल डेली रूटीन में जब भी आप उसमें कोई भी फंक्शनिंग जब अपनी करते हैं तो वो सारी की सारी अच्छे तरीके से डिपेंडेंट है मेजरमेंट नाम की चीज़ पर। और उसमें मेजरमेंट भी कैसा होता है कि सपोज करिए मुझे कोई मेडिसिन बनानी है और मुझे उस मेडिसिन का इफेक्ट पता करना है, तो मैंने एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे उसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट करने के बाद उसका एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसका स्लोप कैलकुलेट करा और उसके स्लोप का मुझे यूज करना है। तो आपने अगर इस तरह के डेटा सेट्स आपके पास हैं, इसमें आपने अगर ये डिजिट क्लास की यूं ही हटा दी, ऐसे 1000 डेटा पॉइंट्स अगर आपके पास हैं, आपने क्लास की डिजिट उसमें ऐसे ही हटा दी बिना कुछ सोचे समझे और कंप्यूटर से ग्राफ बनवाया,
तो उसका जो स्लोप आएगा ना, जो आप चाहेंगे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा। अगर इस बात को समझना चाहें तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसे डेटा सेट्स हैं 16.389 समथिंग लाइक, ऐसे आपके पास 1000 वैल्यूज़ हैं, इन 100 वैल्यूज़ हैं सपोज, और इन 100 वैल्यूज़ का यूज़ करके आपने एक ग्राफ बनवाया, उस ग्राफ का आपने स्लोप कैलकुलेट करा और स्लोप की वैल्यू आई सपोज करिए x। अब आपका मन करा कि एक काम करते हैं, ये 389 बड़ी ही बहुत बड़ी भारी भरकम वैल्यू दिख रही है, तो एक काम करते हैं, हम जो इस तरह के डेटा पॉइंट्स लेने के बजाय हम ले लेते हैं 16.38 ले लेते हैं, और ऐसे 100 जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं या हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनका हम स्लोप कैलकुलेट करवाते हैं, उनके ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कराते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्लोप ये कभी नहीं आएगा, इससे बहुत डिफरेंट आएगा। तो अब आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आप इसका यूज़ करें कि इसका यूज़ करें, और डिपेंड इस बात पे करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कितनी सेंसिटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं। मशीन में जो कैलकुलेशंस होती है ना, उनमें ये और ये बहुत ही डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। हमारे मन से तो हम जब चाहे जैसे चाहे वैसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मशीन से नहीं होता। मशीन्स में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, और आपने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया, आपने स्लोप ये वाला कैलकुलेट करा, आपके फ्रेंड ने बिना कोई पैटर्न सोचे समझे ये वाली वैल्यू हटाकर ये वाला स्लोप कैलकुलेट कर लिया, आप में से दोनों में से कौन सही है? आप बोलेंगे सर इतना कौन सा कोई झगड़ा हो जाएगा। नहीं, झगड़े की बात नहीं है। जब आप कहीं कोई बहुत हाईली प्रिसाइज कैलकुलेशन या फिर कोई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूज़ करके, जैसे कि आप अगर कोई दवाई बना रहे हैं, कोई मेडिसिन जब आप बना रहे हैं, तो उसमें बहुत प्रॉपर मेजरमेंट्स होने चाहिए। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर बना रहे हैं उसमें बहुत प्रॉपर मेजरमेंट्स होने चाहिए। तो बात झगड़े की नहीं है, बात है एक्यूरेसी की, बात है प्रिसिशन की। तो ये जो सारे जो मैंने आपको रीजंस बताए, भाई मशीन बेस्ड कैलकुलेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी पे में जो एप्लीकेशन है वैल्यूज़ का, और उसके अलावा भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि भाई एक्सपेरिमेंट जो है वो मेजरमेंट पे बेस्ड है पूरी तरीके से। इन तीनों की ही वजह से, और ऐसे और भी कई सारे रीजंस की वजह से, इन क्वेश्चंस के आंसर हमको पता होने ज़रूरी है, और इन क्वेश्चंस के आंसर हमको पता था कौन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो एक कंसेप्ट है वो। तो ये तो हुआ इस कंसेप्ट की एक्चुअली नीड क्या है। अब इसके अलावा दो बातें और आती हैं कि जब भी कभी कोई वैल्यू आपके सामने रिपोर्ट करी जा रही है, जैसे कि ये वैल्यू रिपोर्टेड है, या फिर ये वैल्यू रिपोर्टेड है, या फिर ये वैल्यू रिपोर्टेड है, इनको रिपोर्ट करते समय जो मेजरमेंट करने वाला व्यक्ति है, जो मेजरर है, जिसने मेजरमेंट करके आपके सामने वैल्यू लिखकर आपको दी है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो उसने इंस्ट्रूमेंट मेजर करते समय यूज किया था, उस इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिशन से रिलेटेड ही वैल्यू यहां पर लिखी होनी चाहिए। यानी कि सपोज करिए इस वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करा गया जो 12 इंच स्केल है, या 30 सेंटीमीटर जो स्केल है, 12 इंचेस की जो स्केल होती है, या जो 30 सेंटीमीटर की जो स्केल होती है, उसका यूज किया गया है इस मेजरमेंट को करने के लिए। तो संभावना ही नहीं है कि वो इतना हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट आपको दे पाए। तो जिसने भी ये वैल्यू मेजर करी है, उसको जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसने मेजर करी है, उस इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिशन को ध्यान में रख के इस वैल्यू को रिपोर्ट करना चाहिए। सिमिलरली मैंने आपको जो ये चैलेंज दिया, जिसने भी ये वैल्यू मेजर करी है या जिसने ये कंस्ट्रक्ट किया है, उसको जो ये वैल्यू रिपोर्ट करनी चाहिए, वो इस बात का ध्यान में रख के करनी चाहिए कि भाई कितना मेरे इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन है। अगर उस प्रेसिशन से ज्यादा वैल्यूज लिखी जा रही हैं, जैसे कि इस केस में हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्केल से ये वैल्यू मेजर नहीं करी जा सकती, फिर भी जिसने मेजर करा उसने अपने मन से लगा दिया 8, 7 और आगे, तो पहली बात तो वो गलत है, इनएथिकल भी है, इनकरेक्ट भी और इनएक्यूरेट भी है। एक्यूरेसी तो उसमें है ही नहीं, जो वैल्यू फिजिकली पॉसिबल नहीं है उसको आप लिख रहे हैं, और जो वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते वो आपने लिख दी, और उसके अलावा वैसे भी भाई इनकरेक्ट तो है ही, ऐसा करने का तो कोई यूज बनता ही नहीं है। दूसरी बात क्या होती है कि ये वैल्यू, ये सारी की सारी जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं, बहुत सारे नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, इन सभी के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ इनहेरेंट एरर होता है। वो एरर क्यों होता है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। कुछ ना कुछ एरर तो होगा ही होगा। यू कैन नॉट हैव एब्सोल्युटली एररलेस वैल्यूज, आपके पास नहीं हो सकती। तो मिनिमम हो सकती है, लेकिन एब्सोल्युटली एररलेस कभी नहीं हो सकती। तो इनहेरेंटली कुछ ना कुछ एरर होता ही होता है। अब हम जब कभी रिपोर्ट करते हैं या फिर हम जब कभी कोई वैल्यू लिख कर देते हैं इस तरीके से, तो हमारे कौन से रूल्स हैं जो ये देखने में ही एकदम से हमको समझा दें कि इसमें एरर कितना है या इसमें एरर कितना है। ऐसे कुछ तो रूल्स होने चाहिए, ऐसे कोई रूल्स बनाए हुए होने चाहिए जिनसे कि ये बिल्कुल क्लियर हो कि भाई इस वैल्यू में एरर कितना हो सकता है, मैं देखते ही इसको बता पाऊं। ऐसे कुछ ना कुछ फिक्स रूल्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे फिक्स रूल्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई
जिसने भी लिख कर दिया है कि मुझे उसको 100% एक्यूरेट मानना पड़ेगा, हो सकता है मैं आगे की मेरे फर्दर कैलकुलेशंस में गलती हो जाए। तो अगर ऐसी कोई गलती मैं नहीं चाहता हूं कि हो, तो मैंने जो बोली 2-3 चीजें कि भाई एक तो इसमें एरर कितना है वो मुझे पता चल जाए, इसके रूल्स फिक्स होने चाहिए। दूसरा, मैं जो भी वैल्यूज रिपोर्ट कर रहा हूं वो वैल्यूज कन्वे करें जो भी इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज करा था उसके प्रेसिशन को। उससे ज्यादा प्रेसिशन बताना बिल्कुल ही गलत है, उससे कम बताकर नुकसान हो सकता है, मैंने जैसा आपको ये एग्जांपल दिया। तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तो ये अनसर्टेनिटी और दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेसिशन क्या था, इस चीज का ध्यान रखना। इन दोनों ही कंसेप्ट, इन दोनों ही आइडियाज की वजह से ये जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली जो हम अप्लाई करते हैं चीजें उसके हिसाब से भी क्यों है। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स जो कंसेप्ट है उसका, टर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन, उस टर्म का मीनिंग और उसकी नीड। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो टर्म है उसकी डेफिनेशन क्या है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, और उसका रिलेशन क्या है प्रेसिशन से और जो अनसर्टेनिटी का जो कंसेप्ट है उससे। और अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस पूरी वीडियो में कोशिश करूंगा सिग फिग्स बोलूं, थोड़ा सा इजी रहेगा। पहली बात तो डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है या सिग फिग्स की जो डेफिनेशन है फिजिक्स अकॉर्डिंग क्या है। तो सपोज करिए एक मेजरमेंट किया गया और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास मेजर किया गया और मास आपको बताया गया है कि है 50.287 kgs। ये आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करके बताया गया है। तो हम बोलेंगे कि इसमें करेक्ट नंबर ऑफ सिग फिग्स जो हैं, करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इसमें जो भी होंगे, जो भी जिसने भी मेजरमेंट किया है उसकी ड्यूटी है इसको ऐसे लिखना कि इसमें ऑल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी, सारे वो डिजिट्स इसमें लिखे होने चाहिए जो कि हमको सर्टेनिटी से पता हो। सर्टेनिटी मतलब जिसके लिए हम श्योर हैं कि भाई इतने डिजिट्स तो इसमें सही है ही हैं, प्लस फर्स्ट अनसर्टेनली नोन डिजिट, मतलब एक तो वो सारे डिजिट्स हो गए जिनके बारे में हमें कंफर्म है कि भाई ये सारे डिजिट्स इसमें जो है, सपोज करिए हमने बोला कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको 100% कंफर्म है कि ये तो हमने वैल्यू सही मेजर करी है, और प्लस इसमें फर्स्ट अनसर्टेनली नोन डिजिट भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसी भी वैल्यू में जिसने भी रिपोर्ट करी है वो वैल्यू, उसमें करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो सारे डिजिट्स जो सर्टेनिटी से हमको पता है, प्लस वो फर्स्ट डिजिट जिसके बारे में हम थोड़ा सा अनश्योर हैं कि भाई ठीक है हो सकता है इसमें हमको क्लियर नहीं कि हो सकता है इसमें ये वैल्यू हमने सही मेजर करी है कि नहीं करी है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हो गया सीधे सीधे 5, इसमें सिग फिग्स हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें 5 सिग फिग्स हैं। कैसे? ये 4 के लिए सपोज करिए जो मेजरर है जिसने मेजरमेंट किया उसको पता है कि भाई ये 4 तो हमारे कंफर्म हैं ही हैं, और एक के लिए हम थोड़ा सा अनसर्टेन है कि हमको कंफर्म नहीं है कि उसमें एक डिजिट जो है वो हमारे पास एरर के बिना है कि नहीं है। ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ये होती है डेफिनेशन। ऑल डिजिट्स नोन विद सर्टेनिटी एंड फर्स्ट अनसर्टेनली नोन डिजिट, यानी कि डेफिनेशन क्या है, ऑल द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि जब भी कभी कोई आदमी किसी चीज़ को रिपोर्ट करता है, मैंने अगर कहीं कोई मेजरमेंट किया उसको अगर मैंने रिपोर्ट किया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसमें सारे वो डिजिट्स लिखूं, जो वैल्यू मैं मेजर करके रिपोर्ट कर रहा हूँ उसमें मैं सारे वो डिजिट्स लिखूं जिनके लिए मैं 100% कन्फर्म हूँ, और एक ही वो डिजिट लिखूं जिसके लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ। एक से ज़्यादा ऐसी मैं डिजिट ना लिखूं। क्यों ना लिखूं? अगेन दोनों रीजंस, एक तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजरमेंट किया है वो इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन मैं क्लियरली उसमें मेंशन कर रहा हूं, भाई यहाँ पर 0.001 kg तक ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर मैंने लिखा तो हो सकता है मेरा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर ही नहीं पा रहा था, मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया। एक तो ये वाली बात, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसमें फिर अगर मैंने और इसमें डिजिट्स ऐड कर दी जो मुझे सर्टेनिटी से पता नहीं है,
तो जब मुझे सर्टेनिटी से पता ही नहीं है तो बताने का रीजन क्या है, बताने का मतलब ही क्या बनना। तो इसीलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हुई डेफिनेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ऑल सर्टेनली नोन डिजिट्स प्लस वन डिजिट विच इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी, एट मोस्ट वन डिजिट, उससे ज्यादा डिजिट्स मुझे मेंशन नहीं करनी है। फर्स्ट अनसर्टेनली नोन डिजिट ओनली, ओनली भी लिख दिया जाए यहां पर। बात क्लियर हुई? ऑल राइट। अब इस डेफिनेशन से ही अपने आप में ही क्लियर हो रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट है उसका रिलेशन जो है प्रेसिशन से क्या है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रेसिशन से उसके द्वारा मेजर करी गई हर वैल्यू को जब रिपोर्ट करा जाता है तो उस वैल्यू में उतने ही डिजिट्स आने चाहिए जितना प्रेसिशन उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है। यानी कि ये जो मेजर्ड वैल्यू है इसको देखकर जिसके भी सामने इस वैल्यू को रखा जाएगा वो यही अज्यूम करेगा कि इस जिस इंस्ट्रूमेंट से भी इसको मेजर किया गया था वो 0.001 kgs तक मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि 10 to the power -3 kg तक ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। ये बात हर वो इंसान जो साइंटिफिकली इस वैल्यू को देखेगा तुरंत अज्यूम कर लेगा। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जरा ये वाला एक एंगल मुझे ड्रॉ करके बताइए, 35.5 डिग्रीज का आप एंगल ड्रॉ करके बताइए। अगर आपने कोई भी एंगल मेजर करके ये वैल्यू रिपोर्ट करी है तो उसका मतलब पता है क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इस एंगल को मेजर कर रहे हैं या बना रहे हैं वो 0.1 डिग्रीज तक भी मेजर कर सकता है। अब जरा मुझे सोचकर बताइए, और सोचने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जरा अपना ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके आसपास हो तो उसे खोलकर प्रोट्रैक्टर को देखिए कि 90 डिग्रीज के बाद की जो पहली वैल्यू है वो क्या है। क्या वो 90.5 है? क्या वो 90.1 डिग्री है? या क्या वो 91 डिग्रीज है? तो अगर यहाँ 90 लिखा हुआ है तो यहाँ जो है ना आपका 91 लिखा हुआ होगा, नॉट 90.1। और ऐसे ही यहाँ आते आते आपका 100 लिखा होगा, ना कि 100.1 या 100.2। यानी कि 90 और 91 के बीच की तो वैल्यूज लिखी ही नहीं है, तो आप 35.5 डिग्री का एंगल बना ही नहीं सकते उससे। तो 35.5 डिग्री का एंगल बनाना आपके ज्योमेट्री बॉक्स से प्रोट्रैक्टर से पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने इसीलिए आपको चैलेंज दिया था कि बनाने की कोशिश करिए। और मैंने अभी अभी आपको जो समझाया कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेसिशन आपके सामने क्लियर होना चाहिए। तो इस में रिपोर्टेड वैल्यू को देखकर सॉरी इस रिपोर्टेड वैल्यू को देखते ही कोई भी इंसान सोचेगा कि भाई 0.1 डिग्रीज का प्रेसिशन इससे पॉसिबल है, बट वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वैल्यू तो अपने आप में ही इनकरेक्ट है, ये आप बना ही नहीं सकते और आप ऐसे रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। अब बात समझ में आई, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो इसीलिए जो है इस पूरे कंसेप्ट का जो रिलेशन है, जो प्रेसिशन से जो रिलेशन है वो यही है कि भाई प्रेसिशन को दिखाने वाली वैल्यू हो, जरूरत से ज्यादा प्रेसिशन दिखाने वाली वैल्यू तो वो गलत मानी जाएगी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा है। और अनसर्टेनिटी और एरर से भी रिलेशन आपका इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही क्लियर हो जाता है कि भाई हमने पहली वो डिजिट बता दी जो कि अनसर्टेनली नोन है, तो इसको देखते ही हमको पता है कि भाई इसमें इतना एरर हो सकता है। यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं कभी लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 50.287, जिसमें कि अनसर्टेनिटी है ±0.007 kg की। ऑलराइट, तो इसी तरीके से इस मेरा एरर के साथ जो इसका रिलेशन है वो भी क्लियर हो रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट का जो एरर के साथ रिलेशन है वो भी मैंने आपको भी क्लियर कर दिया। तो ये था सिग फिग्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन और एरर और प्रेसिशन से उसका रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसके लिए मुझे दीजिए 1 मिनट का टाइम। चलिए तो अब जरा आगे बढ़ते हैं और हम अब जानते हैं जरा रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी रूल्स हम फॉलो करते हैं किसी रिपोर्टेड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये बताने के लिए। ओके, तो अब इन रूल्स को समझने के लिए हम ज़रा पहली बात तो 2 आइडियाज़ हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आइडिया है प्रिसिशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो आइडिया है प्रिसिशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा जो आइडिया है वो हम दिमाग में रखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों का बार बार हम जिक्र करेंगे, इन दोनों का बार बार हम रेफरेंस लेंगे
इस पूरे डिस्कशन में। और इस पूरे डिस्कशन के दौरान मैं जो है रूल लिखने नहीं वाला हूँ, मैं समझाऊंगा। मैं आपको एनसीईआरटी जो बुक है उसमें से रीड करके उसके अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा जो भी कुछ है, ताकि आपके पास भी आगे रेफरेंस की कोई प्रॉब्लम ना आए कि मैंने कहाँ से बताया। और मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली उससे टाइम वेस्ट होगा, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा रूल जो है। तो फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि जो अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ फिगर्स इन अ मेजरमेंट। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि कोई लेंथ हमको मिली है, उसकी वैल्यू है जैसा बुक में लिखा हुआ है 2.308 सेंटीमीटर्स। तो जो पहला रूल है वो बताता है कि सपोज करिए 2.308 सेंटीमीटर्स है और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, टोटल 4 हमारे पास इसमें सिग फिग्स हैं, ठीक है। तो अब जो रूल है वो ये कहता है कि आप इसको सेंटीमीटर्स में लिखें, चाहे आप इसको लिखें इस तरीके से 0.02308 मीटर्स, या आप इसको लिखें 23.08 मिलीमीटर्स, या आप इसको लिखें 0.0 तो हो चुका है 23080 माइक्रोमीटर्स। अगर आप इसको लिखना चाहें तो वो भी आप लिख लीजिए, लेकिन 23080 माइक्रोमीटर्स। इस रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रूल है कि चॉइस ऑफ यूनिट जो है वो ये चेंज ना कर पाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें चेंज हो। मतलब बेसिकली ये हुआ कि इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए, इसमें भी होने चाहिए। यानी कि आप भले ही यूनिट कोई भी लगाएं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके मेजरमेंट के उतने ही होने चाहिए, या आप जो वैल्यू रिपोर्ट कर रहे हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए। और इसका मीनिंग और इसका जो रीजन है वो बहुत सिंपल सा है। सपोज करिए आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करा वो सेंटीमीटर से मेजर करता था और उसका प्रेसिशन था 0.001 सेंटीमीटर तक का। क्या था? प्रेसिशन था 0.001 सेंटीमीटर तक का इसका प्रेसिशन था, या इसका लीस्ट काउंट था 0.001 सेंटीमीटर्स। तो आपने तो उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको मेजर कर लिया। अब आपने बोला कि एक काम करते हैं, इसको मीटर में रिपोर्ट करते हैं, इसको रिपोर्ट करते हैं, लिखते हैं 0.02308 मीटर्स। तो यहां क्या हो गया? यहां तो फिर इसका मतलब तो ये जो है यहां से निकल के आ रहा है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻³ सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻- कितने मीटर? 10⁻⁵ मीटर। ठीक है भाई। और यहां से कितना निकल के आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से ये वाली डिजिट वैल्यू मेजर करी गई है, वो कितना मेजर कर सकती है लीस्ट काउंट? 0.0000001 मीटर, यानी कि वापस आ गए हम कहां पर? 10⁻⁵ मीटर पे। यानी कि इन दोनों ही वैल्यूज से ये ही कन्वे होता है, जो प्रेसिशन है इंस्ट्रूमेंट का या जो लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट का वो सेम निकल के आ रहा है। मतलब कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। भाई जब प्रेसिशन और लीस्ट काउंट इससे दोनों से सेम निकल के आ रहा है तो वो तो एक ही केस में हो सकता है कि जब उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम है। तो इसीलिए बोला गया है कि यूनिट कोई सी भी लिखी हो, हमको उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं ये जब बताना है तो हमको यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 4 हैं, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि उससे भी यही लीस्ट काउंट निकल के आएगा और इसमें भी 4 ही हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें 4 ही हैं, इसमें तो 5th भी दिख रहा है हमको। चलिए अब इस डाउट को अपने दिमाग में भी रखिएगा, ये डाउट आपका धीमे धीमे करके क्लियर हो जाएगा कि वो लास्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। मैं अभी नहीं बताऊंगा है कि नहीं है, वो क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या है कि जो चॉइस ऑफ यूनिट है उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि हम ये रूल्स किस चीज़ के पढ़ रहे हैं, तो हम ये रूल्स इस चीज़ के पढ़ रहे हैं कि हमारे पास सपोज करिए कोई भी रिटर्न एक वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास हो गई 5.8349। हमको ये डिटरमाइन करना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। हमको ये डिटरमाइन करना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो उसको कैसे किया जाता है ये बताने के लिए इसमें रूल्स हैं। अब आप बोलेंगे सर उसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फिक्स्ड हैं। जी नहीं, एकदम से ऐसे मत मानकर चलिए कि फिक्स्ड है। अभी आपको धीमे धीमे करके समझ में आ जाएगा, और जैसे जैसे रूल समझ में आते जाएंगे आपको ये भी समझ में आता जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है, उसका जो क्लियर एकदम सही मीनिंग क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के लिए पहला रूल दिमाग में ध्यान रखिए कि
कोई भी वैल्यू है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने अगर निकाल लिए, सपोज करिए ये केजी में लिखा हुआ है, या हाँ चलिए ठीक है केजी में लिखा हुआ है, ये आपने बोला सर इसमें तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने यही जो वैल्यू है, अगर ये इसको मैंने ग्राम में लिख दिया या किसी और यूनिट में लिख दिया, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होंगे क्या? पहला क्वेश्चन ये था, और उसका आंसर ये कि नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें चेंज नहीं होंगे। अब इसकी वजह से हमारे दिमाग में एक बात आती है, इसी रूल की वजह से हमको कुछ रूल्स और क्लियर हो जाते हैं कि पहली बात तो जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी कि सपोज करिए इसमें आपके पास यहाँ पर एक 0 भी था और यहाँ एक 9 था, ठीक है, और मैं इसको और आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पर इसके बाद भी 2 0 और लगे हुए हैं। ये हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमने कोई मास मेजर करा, उसकी वैल्यू ये आई, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे हमने मास मेजर करा है, उससे हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको हमको जब बताना है तो पहला रूल तो मैंने क्या बताया, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रहेंगे फिक्स्ड। जो फर्स्ट रूल है बेसिकली वो बताता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ रिपोर्टेड वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट। मैं लिख भी देता हूं चाहे तो आप, यूनिट डजंट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग फिग्स जो हैं वो यूनिट से अफेक्ट नहीं होते। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी यूनिट में करेंगे तो फैक्टर उतना ही निकल के आने वाला है, लीस्ट काउंट का, प्रेसिशन का। आप समझ में आ रहा होगा मैंने प्रेसिशन का और लीस्ट काउंट का यहाँ पे आइडिया क्यों लिखा हुआ है। चलिए अब जो फर्स्ट रूल है ये, इसकी वजह से और क्या होता है वो जरा समझ कर देखते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो है सिग्निफिकेंट हैं, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ सिग फिग्स अगर आप लगाए हैं, नंबर ऑफ सिग फिग्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसमें 1 2 3 4 5 ये तो इसमें है ही सिग्निफिकेंट, ठीक है। और इसमें कौन सिग्निफिकेंट है, ये जो बीच के जीरोस लिखे हैं सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, इनको समझने के लिए भी जरा बात देख लीजिए आगे की। दूसरी बात क्या लिखी है, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल। यानी कि ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, तो यानी कि एक और सिग्निफिकेंट डिजिट ऐड हो गया। अब आपको धीमे धीमे समझ में आता जा रहा होगा कि भाई इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसको बताने के लिए पहला रूल क्या है कि जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं पहले तो वो सिग्निफिकेंट हैं। दूसरी बात, बीच में अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर 0 लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर ये भी लिखा होता यहाँ पर, इसके 4 की बजाय 0 लिखा होता तो भी ये सिग्निफिकेंट, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट होता। तब यहाँ पर ये 4 + 2 हो जाता। अभी 5 + 1 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 5 थे, ये 5 और +1 0 था। अभी 1 2 3 4 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और प्लस इसमें 2 जो है वो जीरोज हैं, और जो दोनों जीरोज हैं वो किसके बीच में लिखे हुए हैं, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लिखे हैं, इसलिए इसमें 4 + 2 अभी तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 2 रूल्स हमने पढ़े उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो कह रहा है, इफ अ नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि यहां पर ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं था। समझ में आई बात, ये जो 0 था ये सिग्निफिकेंट नहीं था। अब वो क्यों नहीं है वो मैं बता दूंगा। अभी ध्यान से बस इतना समझ लीजिए कि ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, क्यों, इसका भी मैं रीजन बताऊंगा अभी। इसमें एग्जांपल भी वाली बात लिखी हुई है, यहां पर लिखी देता हूं मैं इसको। चलिए 0.002308 सपोज करिए इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां पर ये दोनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट नहीं है और ये ही 4 ही डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। चलिए अब वो क्यों होगा अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, धैर्य रखिएगा थोड़ा सा। और टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि यहां पर अगर मैं पॉइंट हटा दूं और मैं इसको ऐसे रिपोर्ट करूं 58300900 और आगे जो भी यूनिट आएगी वो, उसको मैं लिख दूं, तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 ही रहेगा। ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, यहां पर ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, ठीक है। अब और लास्ट बात जो आती है, ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात है। ये ऐसी बात है जो आपको थोड़ा सा गुस्सा कर देगी, थोड़ा परेशान कर देगी, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट जो बात है कि ये जीरोज यहां सिग्निफिकेंट हैं, मतलब कि पॉइंट अगर लगा हुआ है तब जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, बट अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ तो ट्रेलिंग जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं है। ये तो हद हो गई। चलिए इसको तो इन सारे रूल्स को अगर मैं
एक जगह समराइज कर दूं तो थोड़ा समराइज कर देता हूं। सपोज करिए हमारे पास वैल्यू है इस टाइप से लिखी हुई 58300900। जो सिग्निफिकेंट है मैं उनके ऊपर राइट मार्क कर दूंगा, ये सिग्निफिकेंट है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है समझाऊंगा। इसके बाद अगर इस वैल्यू के बजाय हमारे पास ये वैल्यू हो तो 0 पॉइंट क्या है 002308, तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल्स मैंने लिखा लेकिन नहीं है, अभी आगे आ जाएगा। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये है, ये है, ये है और ये है। भाई ये भी बड़ी अजीब बात हो गई। चलिए ठीक है, अगर इसके बजाय इन दोनों के बजाय ये वैल्यू लिखी हुई हो, यानी कि 5.83000900, तो यहां पर क्या ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है? ये डिजिट बिल्कुल है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और लास्ट रूल की वजह से ये दोनों भी हैं। अब आप बोलेंगे सर कभी तो जीरो केस को सिग्निफिकेंट नहीं मानते यहाँ केस में और यहाँ मान रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। भाई पॉइंट ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से आप इनसे सौतेला और इनसे सगा व्यवहार कर रहे हैं? भाई इनको आपने इनसिग्निफिकेंट क्यों बोला, इनको आपने सिग्निफिकेंट क्यों बोला? ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। जब पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, जब पॉइंट है ना ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। समझ में नहीं आया ये तो हमको, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए अब इसको समझने के लिए वापस आ जाते हैं कहाँ, हम वापस आ जाते हैं हमारे इन दोनों आइडियाज के पास। तो अब देखिए यहाँ ये डिजिट सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, ज़रा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये वैल्यू हमको मिली है इस वैल्यू से, यानी कि ये 0.02308 मीटर है और ये 0.002308, यहाँ अगर एक ज़ीरो बढ़ा है तो अगर ये मीटर होता तो ये मीटर को डिवाइड करके, सॉरी मीटर को 10 से मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, यानी कि इधर जो यूनिट आएगी वो आएगी डेकामीटर। डेकामीटर यानी कि बेसिकली इंटू 10 मीटर। ऑलराइट, तो अब देखिए इस डेकामीटर की जगह, डेकामीटर को हम कैपिटल डी एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है दोनों जीरो, इनको पता लगाने के लिए पहली बात तो इस पूरे मेजरमेंट का हम पता लगाते हैं कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से इसको लिया गया था उसका लीस्ट काउंट क्या रहा होगा। तो देखिए ज़रा, ये है 0.002308, तो लास्ट डिजिट क्या है 0.0012 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और इतना इसका लीस्ट काउंट रहा होगा, इतने डेकामीटर का इसका लीस्ट काउंट रहा होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट लिया गया होगा। ऑलराइट, इतने डेकामीटर्स, यानी कि तो 10 to the power -6 मैं डेकामीटर लिख दूं तो उतना इसका इस इंस्ट्रूमेंट का जिससे इसको लिया गया है उसका लीस्ट काउंट होगा। अब डेकामीटर का मतलब होता है ये 10 to the power -6 इंटू डेकामीटर मतलब होता है 10 मीटर्स। 1 कैपिटल डी एम यानी 1 डेकामीटर यानी कि 10 मीटर्स होता है। तो इसका मतलब क्या निकल के आया वापस 10 to the power -5 मीटर्स, जो कि इसके बराबर है। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे इस फिगर में, इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे 1 2 3 4 और प्रेसिशन या लीस्ट काउंट कितना था 10 to the -5। तो अगर वैल्यू इस तरह से लिख दी गई है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए जो कि इस लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हों। या फिर घुमा के अगर इस तरह से देखें कि अगर वैल्यू मैंने इस तरह से लिख दी 0.002308 डेकामीटर में मैंने अगर वैल्यू लिख भी दी है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ यूनिट से लीस्ट काउंट जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया होगा इस मेजरमेंट को उसका लीस्ट काउंट चेंज नहीं होता है। यानी कि 0.002308 मीटर्स 0.02308 मीटर लिखें या 0.002308 डेकामीटर लिखें, लीस्ट काउंट 10 to the -5 मीटर है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतना ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हुई होगी कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है। इसीलिए सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि उनकी वजह से जो लीस्ट काउंट है जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको लिया गया होगा उसका लीस्ट काउंट बदल नहीं जाएगा, उसका लीस्ट काउंट वही रहेगा। जिस इंस्ट्रूमेंट से इस पूरी वैल्यू को मेजर करा गया उसका लीस्ट काउंट इतना ही है।
और अगर इतना ही लीस्ट काउंट है तो इतने ही लीस्ट काउंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 हैं। यहां पर भी इतने ही लीस्ट काउंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 हैं। तो इसीलिए जीरो जो है पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अब इसमें आप अगर बोलेंगे कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरोज क्यों सिग्निफिकेंट है? फिर अगर ये पहले के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है तो ये वाले क्यों सिग्निफिकेंट है? तो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिनमें कि एक वैल्यू है इतना बड़ा एक केजीज और एक वैल्यू है पॉइंट लाके हमने लिखी हुई है इतने केजीज। तो इस वैल्यू में ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं, पहले इसको देखते हैं। जरा मुझे बताइए कि इस वैल्यू को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना रहा होगा? इसका लीस्ट काउंट तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है ना कि 1 kg रहा होगा। भाई ये 1s प्लेस है, 1 kg रहा होगा इसका लीस्ट काउंट। तो अब मान लीजिए कि अगर इस वैल्यू में ये जीरोज नहीं भी होते और 583009 kg इसकी वैल्यू होती, तब भी उस इंस्ट्रूमेंट की का लीस्ट काउंट 1 kg रहा होता। या अगर सिंपली मैंने 583 kg लिखा होता तब भी उसका लीस्ट काउंट 1 kg रहा होता। मतलब अगर मैं 500 लिखूं, 500 kg लिखूं या 5 kg लिखूं या 50,000 kg लिख दूं, ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करे जा रहे हैं उनका लीस्ट काउंट तो 1 kg ही होना चाहिए ना। कि भाई 50,000 kg अगर मुझे मेजर करना है तो 50,000 kg मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg से ज्यादा कैसे हो सकता है? आप बोलेंगे सर 10 के मल्टीपल्स में अगर हो जाए तो भाई ठीक है, चलिए 50,000 kg नहीं है, ये 50,100 kg है। अब 50,100 kg को मेजर करने का फिर आप बोलेंगे सर फिर ये 10 के उसमें होगा, तो 50,130 kg है, ठीक है ना। 50,130 kg किसी ऑब्जेक्ट का मास आता है, उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg ही होगा, उससे कम हो ही नहीं सकता। उससे कम अगर हुआ तो वो मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वो वाला ये वाला मेजरमेंट इससे कम लीस्ट काउंट से पॉसिबल नहीं है। और इसका भी लीस्ट काउंट उतना ही है, इसके लिए भी लीस्ट काउंट उतना ही चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, आप ट्रेलिंग जीरोस कितने भी लगाते चले जाइए, अगर पॉइंट नहीं लगा है तो लीस्ट काउंट रह जाता है 1 यूनिट। मतलब अगर 100 मीटर लिखा हो या 200 मीटर लिखा हो या 500 मीटर लिखा हो या 5000 मीटर भी अगर लिखा हो, इन तीनों को ही मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का आप लीस्ट काउंट अज्यूम कर सकते हैं। भाई 1 मीटर रहा होगा, भाई 1 + 1 + 1 till 100, 1 + 1 + 1 till 200, 1 + 1 + 1 till 5000, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि यहां कितने भी ट्रेलिंग जीरोज हो, ये तीनों कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसीलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। वैल्यू उनकी डिफरेंट है, ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों ही या इस वाले मेजरमेंट या इन तीनों मेजरमेंट्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है उसका जो प्रेसिशन है वो 1 kg का प्रेसिशन या फिर 1 यूनिट का प्रेसिशन या फिर उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 kg है, इसीलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब ये डिजिट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है ना क्लियरली, ये डिजिट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रही है ना क्लियरली कि भाई 1 kg जब तक मेजर नहीं होगा तब तक ये 300 भी मेजर नहीं हो सकता या 9 मेजर नहीं हो सकता। अगर 1 kg मेजर नहीं हो सकता तो 9 मेजर नहीं हो सकता। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जीरोस क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जीरोस कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर से क्या रिप्रेजेंट करना है? इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिशन या लीस्ट काउंट वो जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इंस्ट्रूमेंट के प्रेसिशन या लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ये 9 और 3 और ये 8 भी तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं। ये 5 भी नहीं बन सकता अगर 1 kg का प्रेसिशन ना आए तो, 1 kg का लीस्ट काउंट ना आए तो। इसीलिए ये जीरोस प्रेसिशन या लीस्ट काउंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ओके ठीक है, तो क्या यहां पर कर रहे हैं? क्या यहां पर कर रहे हैं क्या? भाई यहां नहीं कर रहे हो, हमको समझ में आ गया। यहां पॉइंट लग जाने से क्या फर्क पड़ गया? पॉइंट लग जाने से फर्क पड़ गया, पॉइंट लग जाने से फर्क ये पड़ गया कि इस वैल्यू में, इस वैल्यू को देखकर हमको ये फील होगा और किसी भी साइंटिफिक टेम्पर वाले इंसान को ये फील होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है ये 0.00000001 kg तक का मेजरमेंट ले सकता है वो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से इस वैल्यू को मेजर किया गया है। यानी कि ये दोनों जो जीरोस हैं ये प्रेसिशन को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये लीस्ट काउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए पॉइंट के बाद वाले जो
मतलब अगर जो आपकी वैल्यू है उसमें डेसिमल पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोस जो होते हैं, एंड वाले जीरोस, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्रिसिशन या लीस्ट काउंट को। लेकिन विदाउट पॉइंट वाले में ट्रेलिंग जीरोस क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते हैं प्रिसिशन को? क्योंकि भाई उसके पहले के डिजिट्स ही उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रिसिशन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए लास्ट वाले ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। अब इसी तरीके से यहां पर ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, मैंने समझा दिया, क्योंकि ये भी प्रिसिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये जीरोस कितने भी बढ़ाता चला जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट इतना ही रहा होगा, 10⁻⁻5 मीटर रहा होगा, तभी ये जो मेजरमेंट है वो लिया गया है। और इसी तरीके से बीच के जीरोस क्यों सिग्निफिकेंट है? बीच के जीरोस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि भाई अगर पीछे 8 पहुंच पाया, मतलब 0.000001 मीटर का, यानी कि इतना अगर लिया जा सका है, तभी ये वाला 8 पॉसिबल है। और वो कब पहुंचा है? जब ये जीरो लगाया गया है। मतलब अगर ये जीरो नहीं लगाया गया होता, ये जीरो अगर यहां पर नहीं होता, तो यहां तक वैल्यू पहुंचती ही नहीं, और यहां तक वैल्यू पहुंचती नहीं मतलब प्रिसिशन 10⁻⁻5 मीटर का नहीं पहुंचता। तो ये वैल्यू, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लगाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि भाई ये ट्रेलिंग जीरोस कब उसमें हैं, कब नहीं हैं, और पहले के जीरोस कब उसमें क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट है, कब नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों का आंसर देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का आंसर देने के लिए उसके पहले बस एक छोटा सा रिकैप। पहली बात तो ये कि आपको बताया गया कि पहला रूल क्या है कि यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर्स अफेक्ट नहीं होते हैं, और उस रूल की वजह से इतने सारे और रूल्स आ गए कि जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारी सिग्निफिकेंट हैं, बीच के जीरो सिग्निफिकेंट हैं, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले वैल्यू में सिग्निफिकेंट नहीं है, ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल पॉइंट वाले डिजिट में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू में सिग्निफिकेंट हैं, और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले जितने जीरोस हैं वो एक <1 नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये 5 जो रूल्स निकल के आ गए, इनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई कब हम सिग्निफिकेंट माने, कब हम ना माने। क्लियर हो जाएंगे रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स की जो संख्या है वो सही बता पाएंगे, वो बात सही है। लेकिन बार बार ये कंफ्यूजन आता है, इसीलिए क्या किया हमने, एक चीज़ इन्वेंट कर दी, हमने इन्वेंट कर दी साइंटिफिक नोटेशन। हमने इन्वेंट कर दी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इन्वेंट या बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन का हमने एक नया तरीका डेवलप कर लिया कि जिसमें हम जब वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। अब ये क्यों किया गया, ये आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दिया गया है, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए, इससे थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों है। सपोज करिए कोई वैल्यू है 4.700 मीटर्स, ठीक है। इस वैल्यू में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि भाई नॉन जीरो डिजिट सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल हैं, और ट्रेलिंग जीरो सारे सिग्निफिकेंट हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को अगर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 470.0 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसमें भी 1 2 ये तो सिग्निफिकेंट है ही है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि जो पॉइंट के पहले वाला जीरो है, और अगर पॉइंट के बाद भी कोई अगर वैल्यू है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, पॉइंट के बाद की जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, उसके पहले वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो उसमें भी कितने निकल के आ रहे हैं? 4 निकल के आ रहे हैं। अगर इस ही वैल्यू को मैं लिख दूं मिलीमीटर्स में तो हो जाएगी कितनी? 4700 मिलीमीटर। अब यहां प्रॉब्लम हो गई कि भाई ठीक है ये तो सिग्निफिकेंट है, बट ट्रेलिंग जीरोस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल तो सिग्निफिकेंट होने नहीं चाहिए। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 5 रूल्स बताए थे छोटे छोटे, उनके अकॉर्डिंग ट्रेलिंग जीरोस तो सिग्निफिकेंट होने नहीं चाहिए। तो यहां तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहां कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकल के आए? 2 निकल के आए, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, अब इसको मैं किलोमीटर में रिप्रेजेंट अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 0.004700 0.004700 क्या? किलोमीटर। अब फिर वही बात, ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। क्या ये सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल है भाई, ट्रेलिंग जीरोस हैं। और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर वही बात आ गई, ये तो 4 हो गए। क्या हो गए फिर से? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 4 सिग्फिक्स हो गए। तो यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट वायलेशन है इस रूल का कि भाई यूनिट से सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पे कोई अंतर ही नहीं पड़ना चाहिए। इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट डेवलप कर दिया, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये 4.7 मीटर्स है।
तो हम इसको लिखेंगे 4.7 मीटर्स, या 4.7 इंटू 10 टू द पावर 0 मीटर्स, या बेसिकली सिंपली 4.7 मीटर्स। ठीक है, इसको अगर मुझे सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 4.7 इंटू 10 टू द पावर 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर्स में लिख दूंगा इसको मैं। ठीक है ना, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर्स, यानी अगेन ये 4.7 मीटर्स ही रहने वाला है। ओके, अब अगर मुझे मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, 4.7 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स लिख दूंगा कि भाई मेरा जो रिजल्ट था वो इतने मिलीमीटर्स में था, तो फिर तब भी ये 4.7 मीटर्स ही रहने वाला है। और अगर चलिए 4.700 मीटर्स है ना, ठीक है, 4.700 मीटर्स था, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम हर बार इसको लगा के चल सकते हैं, मीटर्स मीटर्स मीटर्स, और हम हर बार यहाँ पर भी 2 जीरोस और लगा सकते हैं। ये 4.700 है, 4.700 ही रखेंगे हम उसको भाई, क्योंकि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था उस इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिजन जो था वो 4 डिजिट्स तक का था, वो 0.001 मीटर्स तक मेजर कर सकता था, यानी 10 टू पावर -3 मीटर्स यानी 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों ही डिजिट्स में वो वाली बात सच हो रही है। अब अगर मुझे लिखना है इसको किलोमीटर्स में तो मैं क्या करूंगा, ये 4.7 मीटर्स है ना, तो ये 4.700 इंटू 10 टू पावर -3 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, वापस से 4.700 मीटर्स। तो अब क्या बात आई, अगेन इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4, इसमें कितने 4, इसमें कितने 4, इसमें 4, तो ये चारों के चारों डिजिट्स में, चारों के चारों वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। अब हमारा फर्स्ट रूल जो है वापस से हमने फॉलो कर लिया। मतलब साइंटिफिक नोटेशन से कितनी बड़ी बात एकदम क्लियर हो गई कि हमें अगर कोई भी डिजिट, कोई भी वैल्यू अगर हमको कहीं अगर लिखनी है तो उसको लिखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, a मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर b की फॉर्म में लिख दिया जाए उसको, जिसमें कि a में उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हों जितने की जो प्रेसिजन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये वाली बात लिखी भी हुई है, in this notation every number is expressed as a into 10 to the power b, where a is a number between 1 and 10 and b is any positive number or negative exponent, positive or negative exponent or power of 10। बात समझ में आई मेरे ख्याल से आपको? चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, मैंने इसमें क्या लिखा था, any number between 1 and 10, any number between 1 and 10, तो 4.7 क्या हमारा any number between 1 and 10 है, बिल्कुल है। तो 4.700 भी क्या 1 and 10 के बीच का है, बिल्कुल है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिनोट कर रहा है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स डिनोट कर रहा है। मतलब साइंटिफिक नोटेशन से हमारा फर्स्ट रूल भी क्लियर हो गया, और हमारे जितने रूल्स हमने अभी तक लिखे थे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड हमारे सारे के सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए। और इसमें एक बात लिखी भी हुई है, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द बेस्ट वे इज टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन इन द पावर ऑफ 10। अब आप 11th क्लास में हैं, आपने अभी तक हो सकता है इतनी वैल्यूज रिप्रेजेंट कभी करी ही ना हो। 9th क्लास में थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशंस आते हैं, 10th क्लास में थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आते हैं, 9th में ग्रेविटेशन चैप्टर में आते हैं, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में थोड़े बहुत कैलकुलेशंस हैं जिसमें आपको वैल्यूज को 10 की पावर्स में लिखना होता है। वहां पर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आया होगा, बहुत सारे 10th क्लास और 9th क्लास के बच्चे मैंने देखे बोलते हैं कि सर ये क्या 10 की पावर्स में लिख रहे हैं, इससे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इससे बहुत ही ज़्यादा हमने तो कभी देखा ही नहीं है, ऐसा क्यों हमको लिखना पड़ रहा है, 8th क्लास तक तो हम नहीं लिखते थे। उस समय जो सारी की सारी शिकायतें होती थी ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे सहूलियत, इससे सुविधा कितनी ज़्यादा है साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन से सुविधा ये है कि आपको कहीं पर भी इसमें आगे जीरोस कितने लगाने हैं, पीछे जीरो कितने लगाने हैं, कौन से जीरो लगाने सही हैं, कौन से जीरो लगाने सही नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। आपको सिंपली 10 की पावर में जो भी वैल्यू आई है उसको लिख देना है, और इससे कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। जो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास में देख ही लिया होगा, कैलकुलेशन इससे एक्चुअली ईजी होती है, डिफिकल्ट नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक क्लियर है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखा जाता है। और एक बात और भी आती है साइंटिफिक नोटेशन में कि भाई अगर हमको इसका अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है इस नंबर का, जैसे कि सपोज करिए ये दिया हुआ है आपको, ये दिया गया है 4.700 इंटू 10 पावर -3 किलोमीटर्स। इसका आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया चाहिए कि भाई ये मतलब रफली कितना है। ठीक है, अगर आपके सामने एक वैल्यू लिखी हुई है 4.700 इंटू 10 पावर -3 किलोमीटर, ये रफली कितनी है, मतलब ये कितना पड़ेगा लगभग, तो हम क्या करते हैं, हम अगर 5 से नीचे का ये नंबर है 4.7 जो नंबर है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो,
अभी इसको साइड में रखो, 10⁻³ किलोमीटर्स का ऑर्डर है इस वैल्यू का। मतलब क्या हुआ, ये जो रिपोर्टेड वैल्यू है 4.700 10⁻³ किलोमीटर, इट इज समथिंग रफली इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, यानी कि ये मीटर्स में लिखा गया है। और अगर ये 5 से बड़ा होता, सपोज करिए 7 होता या 8 होता या सपोज करिए 10 होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर एक पावर चढ़ा देते। तो हम क्या बोलते, ये 10 मीटर्स के आसपास की वैल्यू है। तो इसको समझना अगर है तो सर ऐसे एक दूसरे एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करिए हमारी जो वैल्यू है वो है हमारी 3 × 10⁻6 मीटर्स। तो इसमें क्योंकि ऑर्डर 6 है तो हम कह देते हैं कि भाई ये जो है 10⁻6 मीटर्स के आसपास की वैल्यू है। अब सपोज करिए अगर हमारी वैल्यू हो 9 × 10⁻6 मीटर्स, तो 9 क्योंकि 10 के नज़दीक है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मानकर चल सकते हैं 10 × 10⁻6 मीटर्स, यानी कि ये हो गया फिर कितना अप्रॉक्सीमेटली 10⁻7 मीटर्स का हो गया, यानी कि ये वैल्यू इससे 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई। तो बात समझ में क्या आई, बात ये समझ में आई हमको कि यहाँ अगर हमको अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, हमको चाहिए रफली कितना कितना है, तो 10⁻6 मीटर्स के आसपास का है। ये जो वैल्यू है ये 10 लाख किलो 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख किलोमीटर्स के आसपास की वैल्यू है। और जो 9 × 10⁻6 मीटर्स है वो थोड़े से 1 करोड़ मीटर्स के आसपास की वैल्यू है। रफली हमने आइडिया लिया, इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, तो अब ये हुआ साइंटिफिक नोटेशन। अब इसके ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के 2 रूल्स और हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिए कि अगर साइंटिफिक नोटेशन यूज़ नहीं करी जा रही है, वैसे तो करी जानी चाहिए हमेशा, अगर कभी ऐसा है कि नहीं करी जा रही है तो फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब कि इस टाइप के नंबर में विदाउट डेसिमल में, यानी इस टाइप के नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब अगेन वही वाली बात आ गई, आप चाहे 5 5 3 2 0 0 लिख दें, यहाँ ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे कभी भी। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये प्रेसिशन ऑफ 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है ये पूरा नंबर, जो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर थोड़ी देर पहले। तो साइंटिफिक नोटेशन वैसे तो यूज करिए, और अगर नहीं करी जा रही है तो मतलब ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब यहाँ इस बात का ये आता है, इस रूल का मतलब ये आता है कि ये ट्रेलिंग जीरोस की जो कंफ्यूजन था उसको रिमूव करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन समझाई गई थी। अब बाई चांस अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से न जाने किस कारण के अनुसार साइंटिफिक नोटेशन का यूज ना करे, तब हम क्या मानकर चले भाई, तब के लिए तो कोई रूल चाहिए। तो तब के लिए रूल ये है कि भाई ट्रेलिंग जीरो जो है 1 से बड़े नंबर में जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। और क्या बात लिखी हुई है, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि इस तरह की वैल्यू में ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। मतलब कि सपोज करिए अगर ये ऐसा लिखा होता 5.5 3 2 0 0, तो ट्रेलिंग जीरोज वर सिग्निफिकेंट। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। और ये ट्रेलिंग जीरोज यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्यों है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिशन को। और ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है ये मैंने बता दिया, ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं प्रेसिशन को। ओके, चलिए ठीक है। अब दूसरी बात जो होती है, जो इसके बाद जो सेकंड लास्ट रूल जो है, 5th रूल जो है, वो ये कह रहा है कि सपोज करिए आपकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह की है 0.0580, जो भी कुछ है, सपोज करिए सेकंड्स, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, यानी कि ये वाला जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हाँ, द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर अ नंबर लेस देन 1 लाइक 0.0580 इज नेवर सिग्निफिकेंट। वाई नेवर सिग्निफिकेंट? भाई क्योंकि आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, इसीलिए सिग्निफिकेंट है ही नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये कुछ सिग्निफाई कर ही नहीं रहा है, हमें इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अब इस केस में लेकिन जो लास्ट वाला जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है। यहां पर भी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन मैं इसको 0.58 भी लिख सकता हूं या इसको 5.80 भी लिख सकता हूं, फिर ये 10 की पावर्स में चेंज हो जाएगा उस तरीके से। तो अभी ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ऑलराइट, अब इसके बाद बात क्या आती है, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं और उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो इसको कहाँ लिखा जाए, इसको मैं समझाऊं ऐसे। सपोज करिए आपको सरकमफ्रेंस दी है किसी जो मतलब
एक जो सर्कल होता है उसकी, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो इसमें 2 पाई r में जो 2 पाई जो है ये इनफाइनाइटली, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? क्योंकि भाई पाई की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पाई इज एन इररेशनल नंबर, तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने भी आ सकते हैं। और जो ये 2 जो है, ये जो 2 लिखा गया है यहाँ पर, ये मेजर हो सकता है 1 मीटर प्रेसिशन वाले इंस्ट्रूमेंट से, 0.1 मीटर प्रेसिशन वाले से, 0.001 वाले से, 0.000001 वाले से। तो ये इनफाइनाइटली, इसमें इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसी तरीके से जो अगर आपको ये दिया हुआ है, सपोज करिए कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन n, कोई भी ये एक फॉर्मूला दिया है, तो इसमें n सपोज करिए अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसमें इन्फिनिटी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेचुरल एग्जैक्ट नंबर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ये एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। जो n जो है ना, फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है। या ऐसे ही आपको पता होगा, आप जो पढ़ते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, तो भाई ये जो 2 है ना, ये एक एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट नंबर है। और एग्जैक्ट नंबर में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उसमें इनफाइनाइटली लार्ज हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद मैं कितने भी जीरोस लगा सकता हूं, वो उसका प्रेसिशन ही रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए ये जो 2 वैल्यू आई है, मैंने मेजर करी है एक ऐसी स्केल से जो कि 1 की यूनिट में रिप्रेजेंट करता है, तो उसका प्रेसिशन उतना हो गया, तब भी ये सही है, तब भी ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर दे रहा है। मान लीजिए ये 0.1 के उसमें करता है, मान लीजिए 0.01 के उसमें करता है। मतलब बेसिकली ये हुआ कि अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है तो उस एग्जैक्ट वैल्यू को कितने भी हाई प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया हुआ हो सकता है। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इनफाइनाइटली लार्ज हैं। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो इससे हमारा ये टॉपिक जो है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं या किस तरीके से डिटरमाइन करे जाते हैं, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी को ये भी हम सही मानकर चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए ज़रा मैं सब कुछ क्लियर कर दूं, मुझे 1 मिनट का ज़रा टाइम दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑलराइट, तो रूल्स में बोलूँगा नहीं, वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इन रूल्स की पहले बात तो ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसा बुक में बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास मेजर करके आया 4.237 ग्राम्स, यहाँ है 4 सिग फिग्स, ठीक है। और आपने इसी ऑब्जेक्ट की जो वॉल्यूम थी वो मेजर करी, तो वॉल्यूम आई सपोज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ कितने हैं? 3 सिग फिग्स हैं। अब बात ये आती है कि आप जब इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, आपने सपोज करिए इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करी, तो उसको कैलकुलेट करने के आप मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, यानी कि 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, इधर है आपका ग्राम, इधर है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये करने की वजह से जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, बड़ा शानदार रिजल्ट आया, 1.6880478086 0478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें तो भैया 12 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, इसमें तो 12 सिग फिग्स हो गए। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन करा और उसकी वजह से सिग्निफिकेंट डिजिट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए? तो आप बोलेंगे सर हाँ बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भाई जब आपका मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इतना प्रिसीजन दे रहा है आपको, यानी कि 0.001 ग्राम तक मेजर कर सकता है, और आपका वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट केवल 0.01 सेंटीमीटर क्यूब तक मेजर कर सकता है, तो आपने जब इतने कम प्रेसिशन वाले से इस प्रेसिशन वाले से इस प्रेसिशन वाले को जब आपने डिवाइड करा, तो प्रेसिशन बढ़ कैसे सकता है? भाई ये जो वैल्यू है, ये जो डिजिट है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये 12 सिग फिग्स अगर आपको दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सपोज करिए अगर ये मेजर किया गया होता तो इसमें 0.00000000001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का लीस्ट काउंट आ जाता। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे आ सकता है भाई? हमने
कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले से, सॉरी हमने कम प्रेसिशन वाले से एक थोड़े से ज़्यादा प्रेसिशन वाले को जब डिवाइड करा तो प्रेसिशन बढ़ कैसे जाएगा, नहीं बढ़ सकता ना। तो मतलब फिजिकली ये चीज़ हो नहीं रही है, प्रेसिशन फिजिकली बढ़ नहीं रहा है। वैल्यू आ गई, वो मैथमेटिकली आ गई, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेसिशन नहीं बढ़ रहा है। प्रेसिशन नहीं बढ़ रहा है तो अब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे भाई, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे हम रैंडमली तो बता नहीं सकते, उसके कुछ ना कुछ तो रूल्स होने चाहिए, नहीं तो मैं कुछ और बताऊंगा, आप कुछ और बताएंगे, कोई और कुछ और बताएगा। इसीलिए जो पहला रूल है वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन का रूल इतना है कि इस पूरी वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने हैं जितने इन दोनों में से जिसमें कम है उतने हैं। मतलब ये दोनों ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इन दोनों में से कम सिग फिक्स किसमें है, इसमें है। इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो इसमें भी सिग फिक्स कितने होने चाहिए, टोटल होने चाहिए 3। तो यानी कि इसमें जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी वो सिंपली आ जाएगी आपकी 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने 8804780876 को कंप्रेस डाउन कर दिया 9 में, यानी कि मैंने राउंडिंग ऑफ करी है। राउंडिंग ऑफ कैसे करी है थोड़ी देर में मैं आपको अभी ये भी सिखाने वाला हूं। अब ये तो हुआ पहला रूल। पहला रूल क्या कह रहा है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures। मतलब जो फाइनल रिजल्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने आएंगे जितने ओरिजिनल नंबर्स में से जिसमें कम थे उतने थे। यानी कि ये 12 सिग फिक्स के बजाय 3 सिग फिक्स आएंगे, क्योंकि इन दोनों में से इसमें कम है तो इसके बराबर की सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे इसमें। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि भाई इसका प्रेसिशन तो इतना ही है ना, इसका प्रेसिशन तो 0.01 सेंटीमीटर क्यूब का था ना, तो भाई इसके प्रेसिशन की वजह से इसका प्रेसिशन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इसका प्रेसिशन भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से बढ़ तो जाएगा लेकिन इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा। सपोज करिए यहां पर 2.5156 होता, तब इसमें कम सिग फिक्स थे, तो इसके प्रेसिशन के कम होने की वजह से इसका प्रेसिशन कम हो जाएगा। भाई मतलब वैसे भी सीधी सी बात है, जब आपका प्रेसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेसिशन कम है तो उनसे कैलकुलेटेड रिजल्ट का प्रेसिशन ज़्यादा कैसे हो सकता है, नहीं आ सकता ना भाई। फिजिकली तो आपने जो मेजरमेंट किया है उसकी लिमिट कहाँ तक है, उसकी लिमिट यहीं तक है 0.01 तक, उससे ज़्यादा तो आपका मेजरमेंट जा ही नहीं रहा है इस वाले में वॉल्यूम के मेजरमेंट में। तो वॉल्यूम के मेजरमेंट में जब उससे ज़्यादा मेजरमेंट आपका जा नहीं रहा तो आपका ये डिवाइड करके इतना सारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, इतना सारा प्रेसिशन आपका नहीं आ सकता। तो फर्स्ट रूल क्या कह रहा है आपको कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिनोट करना है फाइनल रिजल्ट को, जितने की ओरिजिनल वैल्यूज में से जिसमें कम है उतने में सिग्निफिकेंट, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने हैं उतना आपको लिखना है। अब ऐसे ही सपोज करिए, ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। सेकेंडली बात क्या आती है, सपोज करिए आपके पास डिजिट्स हैं कितने, ये हैं 436.32 ग्राम है एक चीज़ का वेट, प्लस दूसरे का वेट है सपोज करिए 227.2 ग्राम्स, प्लस थर्ड का वेट है आपके पास, मास है आपके पास, सॉरी इतने देर से मास ही हो रहा है 3.301 ग्राम। इनका जब हमने एडिशन करा तो हमारा जो मास हो गया टोटल हो गया 663.821 ग्राम। अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ गए भाई, यहाँ 2 थे, सॉरी 1 2 3 4 5 थे, यहाँ 1 2 3 4 थे, यहाँ 1 2 3 थे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 कैसे हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं हो सकता, इसीलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा सिंपली 663.8 ग्राम। यहाँ पर भी राउंडिंग ऑफ करिए, यहाँ पर भी राउंडिंग ऑफ करी है, तो वो राउंडिंग ऑफ कैसे करिए थोड़ी देर में बताऊंगा। बट उसके पहले यहाँ पर जो रूल आया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जो रूल आया है वो ये आया है कि वो सारी वैल्यूज जिनमें आपको जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिए उनको जब आप ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करने के बाद उतने डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट बताया जाएगा जितना कि ओरिजिनल वैल्यूज में से जिसमें लीस्ट है उसमें है। यानी कि इनमें इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 तक, इसमें 0 सॉरी इसमें 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक का रिजल्ट दिया है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक का रिजल्ट दिया है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक का रिजल्ट दिया है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने की इसमें हैं, यानी कि जितने की लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं वो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके आ जाएंगे फाइनल रिजल्ट में। यहां सिग्निफिकेंट डिजिट से बात करता है, यहां किस में बात कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है डेसिमल प्लेसेस में। तो अंतर है थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा सा अंतर है। इस रूल को यहां नहीं लगा सकते, इस रूल को यहां नहीं लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका
तो ये हुआ सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो रूल्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन के जो रूल्स हैं, इसमें जो रूल है वो ये है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जिसमें कि जो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने चाहिए जो कि इन दोनों में से कम वाले में हैं, यानी कि इसमें जितने हैं, यानी कि इसमें भी 3 आ गए, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस उतनी लेनी है जितनी कम वाले में है, जितनी सबसे कम वाले में डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस इसमें लेनी है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इन सब्ट्रैक्शन और एडिशन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ऑलराइट, तो ये चीज़ अभी क्लियर होती है हमारी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ के लिए मैं इसको रब करने के बजाय यहीं पर लिख देता हूँ सब कुछ। वो रूल्स जो सारे के सारे राउंडिंग ऑफ के लिए ज़रूरी है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, इसको रब ही कर देते हैं, क्यों खराब लिखा जाए, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से आपको आंसर मिलेगा जो मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था कि 95 जो है वो आपका 100 होगा या 90 होगा। उसको आंसर करने के लिए आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने वो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि 1.1 इज इक्वल टू 1. ये जो मैंने पूछा लिख देता हूँ, 1.1 इज इक्वल टू 1.10 इज इक्वल टू 1.100, क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं? तो इसका आंसर है कि मैथमेटिकली तो इक्वल हैं, बट ये वैल्यूज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं है। मतलब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग हैं। मैथमेटिकली वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, बट जब आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करेंगे तो तीनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अलग अलग हैं। या फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं, ये वाली और ये वाली, ये तीनों अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं। अगर इस तरीके से रिपोर्ट करी गई हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं, और इसका मतलब ये भी हुआ कि इन अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के प्रेसिशंस डिफरेंट हैं, इन अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लीस्ट काउंट्स डिफरेंट हैं, और उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्वियसली डिफरेंट हैं ही हैं। तो आपके पास अगर ये वैल्यू है तो आप उसको ऐसे अगर लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं, या अगर आपके पास ये वैल्यू है तो आप उसको अगर ऐसे लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। दीज वैल्यूज आर मैथमेटिकली इक्वल बट नॉट इक्विवेलेंट। तो हमारा जो इसका आंसर निकला वो था इक्वल बट नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब आप तीनों को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए, ये तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं फटाफट से रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ में। अब रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ बड़े अच्छे हैं, बड़े सिंपल से हैं, तो फटाफट जरा इनको समझ लेते हैं। पहला रूल जो है वो ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास अगर कोई वैल्यू है और उसकी वैल्यू है इतनी, कितनी लिख के रखी हुई है, 5.748 है हमारे पास वैल्यू, 5.748। तो इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो मुझे लास्ट डिजिट को देखना पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि हम लास्ट डिजिट का क्या करेंगे, व्हाट टू डू विद द लास्ट डिजिट, इस लास्ट डिजिट का क्या करना है। अब सपोज करिए मुझे अगर बोला गया कि मुझे इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देना है। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस मुझे रखनी है और तीसरी हटा देनी है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं इस लास्ट डिजिट को देखूंगा। लास्ट डिजिट अगर मेरी 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है यानी कि अगर ये 8 है जो कि 5 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो मैं इस लास्ट डिजिट को हटा तो सकता हूं, लेकिन हटाने से पहले मुझे इस वाली डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के बाद अप्रोक्सीमेटली दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5.75। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। 5.75 हो जाएगा ये राउंड ऑफ करने के बाद। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस डिजिट को हटाना है तो बिकॉज 8 इज लार्जर देन 5, तो आई हैव टू ऐड 1 in 4 + 1 करना पड़ेगा, और वो डिजिट यहां पर ऐसे लिख दी जाएगी, तो ये 5.75 हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ऑल राइट, अब मुझे दोबारा से एक डिजिट दी गई है, और सपोज कर लीजिए मुझे डिजिट दे दी गई है, जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5.743 दी गई है। अब मुझे दोबारा बोला गया है कि मुझे इसको दोबारा से 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको हटा सकता हूं, और हटाते समय क्या मुझे इसमें दोबारा से 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा?
क्या ये 3 जो है 5 से बड़ा है क्या? नहीं है, 5 से छोटा है। तो मुझे 4 + 1 नहीं करना है, नहीं करना पड़ेगा और नहीं करना है। तो मैं सिंपली 3 को डायरेक्टली रिमूव अवे कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 5.74। अब ऐसा क्यों है मैं वो भी समझा दूंगा, बट जरा एक बार दोबारा से देख लीजिए। 5 से बड़ा है तो ऐड कर दीजिए लास्ट डिजिट में और उसको हटा दीजिए। 5 से छोटा है तो डायरेक्टली उसको हटा दीजिए। अगर मुझे इसे फर्दर राउंड ऑफ करना हो तो भी मुझे मैं और भी कुछ कर सकता हूं। या अगर सपोज करिए 5.758 लिखा होता है, ये सपोज करिए 5.758 लिखा होता और तब अगर मैं इसको हटाता तो 5.76 हो जाता। ऑलराइट, 5.76 हो जाता। अब अगर मुझे बोलते कि नहीं 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो मैं 6 को हटाता और मैं लिख देता इसको 5.8। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। यहां पर भी अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक के लिए बोला जाता तो मैं इसको लिख देता 5.7। अब यहां से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या समझ में आती है कि अगर 5 से बड़ा है तो 1 ऐड क्यों करना है, 5 से छोटा है तो 1 ऐड क्यों नहीं करना है। देखिए जरा, 5 से बड़ा है तो हमने 1 ऐड जब करा तो ये 5.7 के बजाय 5.8 हो गया, 5.758 के बजाय 5.8 हो गया। और 5 से जब ये छोटा है तो 1 ऐड नहीं करा तो ये 5.7 ही रहा। मतलब कि क्या हुआ, सपोज करिए कि आपका जो आप मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो किसी एक स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं। सपोज ये लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है, तो लेंथ का मेजरमेंट करते समय आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 5.758 आई है। तो मतलब क्या हुआ कि 5.75 अगर आपकी वैल्यू यहाँ है 5.75 और यहाँ है आपका 5.76, ठीक है, तो आपकी 5.758 वैल्यू है, यानी बीच में कहीं होगा 5.755 कहीं होगा 5.755, यानी कि इस लेंथ का हाफ बीच में कहीं होगा। अब आपकी वैल्यू 5.758 जो आई है उसका मतलब आया है कि ये 755 है, ये 756 है, ये 757 है, ये 758 है, ये 75 जो भी कुछ है, सपोज ये आया 756, 757, 758, 759। आपकी वैल्यू यहाँ पर आई है, मतलब ये किसके नज़दीक हुआ, ये नज़दीक हुआ 5.76 के, ठीक है। तो आप जब 8 को हटाएंगे, आपने बोला नहीं मुझे ये 8 नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यू जो है इसको मुझे नहीं लेना है क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आप जब 8 को हटाएंगे तो न्याय क्या होगा, जस्टिस क्या होगा, इसको कम करके यहां तक ले आना, 5.75 तक ले आना, क्योंकि ये तो भाई इतना दूर है 5.75 से। तो क्या ये इतना कम कर देना ज़्यादा जस्टिफाइबल है या फिर इसको इतना बढ़ा देना ज़्यादा जस्टिफाइबल है? यहाँ जो लेंथ ए है ये लेंथ बी से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको पीछे करके इतना कम करें, उससे बेटर ये है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, मतलब 5.76 कर दें। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हुई हो। अब यहां देखिए सेम चीज अगर हम यहां बात करें 5.743 है ये, ना कि 758। तो अब आ जाइए दोबारा से आप अपनी स्केल बनाइए। इस स्केल पे आपने जब मेजरमेंट किया तो आपका जो मेजरमेंट है वो 5.74 और 5.75 के बीच का मेजरमेंट है। तो 5.74 और 5.75 के बीच का मेजरमेंट है और आपका बीच में आ गया 5.745, ठीक है ना, 5.745 इसका हाफ है। ऑलराइट, अब 5.745 आपका इधर है तो यहाँ पर 5.744 होगा, यहाँ पर 5.743 होगा, या और आगे जो भी कुछ होंगे। सपोज करिए आपका मेजरमेंट जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, 5.743 पे आ रहा है, आपकी जो वैल्यू आई वो यहाँ पर आई है। अब इसको यहाँ तक लाना ज़्यादा सही है कम करके, या फिर बढ़ाकर यहाँ तक ले जाना ज़्यादा सही है? ज़रा खुद सोच के बताइए कॉमन सेंस से। कॉमन सेंसिकली अगर हम देखें तो भैया अगर हमको ये हटाना भी है, लास्ट डिजिट हटानी भी है, तो हम इसको यहाँ लेकर आ जाएं या फिर इसको यहाँ बढ़ा दें आगे? सीधी सी बात है कि उसको आप अगर कम कर देंगे तो ये जस्टिफाइड है। यहाँ पर जो वैल्यू है ए, ये बी से छोटी है तो यहाँ तक ले आना जस्टिफाइड है। यहाँ पर वैल्यू बी ए से छोटी थी तो बी तक ले जाना जस्टिफाइड था, यहाँ पर वैल्यू ए बी से छोटी है तो ए तक ले जाना जस्टिफाइड है। मतलब हम क्या करते हैं हमेशा, हम देखिए फिजिक्स में सिर्फ लॉजिक, कॉमन सेंस और एक्चुअल जो जस्टिफाइबल चीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि भाई इसको 5.74 है तो एक काम करो, 5.743 है तो एक काम करो 5.75 कर डालो उठा के। वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप इतना सारा चल कर जाएंगे आगे, मतलब ये इलॉजिकली और अनजस्टिफाइबली आप यहाँ से यहाँ तक चल के जाएंगे, और यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक चल के वापस ना आए, उसके लिए थोड़ा सा आगे जाके आप बात मान लें। ये ऐसा हुआ कि आप कहीं जा रहे थे, जाते जाते वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, पहुँचते पहुँचते आप जाके आपको लगा यार ये मैं गलत आ गया, लेकिन फिर आपने सोचा कि अरे एक काम करते हैं, इतना लंबा आ गया हूँ तो थोड़ा सा आगे चल के रास्ते तक ही पहुँच जाता हूँ, वापस जाने का क्या सेंस बनता है। यहाँ ये हो रहा है, मतलब ये ऐसा समझ, सपोज करिए दोबारा अगर मैं इसको बात समझाऊँ, आप घर से निकले स्कूल जा रहे हैं,
स्कूल जाते जाते रास्ते में स्कूल के जस्ट पास पहुंच के बारिश आनी चालू हो गई, यहाँ पर आके बारिश आनी चालू हो गई, तो अब आप इतना सारा वापस भाग के जाएंगे तो दोबारा से और पूरा भीग जाएंगे भाई, जितना अभी थोड़ा सा ही भीगेंगे यहाँ आगे जाने में, वापस आने में ज़्यादा भीगेंगे, तो इसलिए आप क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, स्कूल फटाफट आगे आ ही रहा है, मैं जल्दी से पहुँच जाता हूँ, ठीक है, हो गया। अब सपोज करिए आप घर से निकलते ही बारिश चालू हो गई, अब निकलते ही बारिश चालू हो गई तो आप आगे जाना कॉमन सेंस समझेंगे कि पीछे आना, भाई आप सोचेंगे नहीं घर के अंदर ही रुक जाओ थोड़ी देर कि बारिश बंद हो जाएगी फिर आगे चला जाऊंगा। अगर आप सीधे सीधे आगे बढ़ते चले गए तो आप भीगते चले जाएंगे। तो अगेन वही वाली बात ना, मैंने बोला ना कॉमन सेंस। चलिए अब वापस आके जरा एक बात और समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर 5.8 क्यों कर दिया और 5.7 क्यों कर दिया। ये अगर हमको और डेसिमल प्लेसेस कम करनी हो, अगर हमको बोला जाए कि भाई एक काम करो आप 5.7 और 5.8 के बीच के बता दो, 5.7 और ये 5.8 है, तो अब आपका क्या हो गया था 5.76 हो गया था, मतलब 5.75 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा बीच में। तो मतलब अगेन वही वाली बात, आपका 5.76 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से आगे जाना ज़्यादा सही है या पीछे आना ज़्यादा सही है, भाई सीधी सी बात है आगे आ जाना, क्योंकि ये छोटा आप एक डिस्टेंस कवर करेंगे। वही स्कूल और बारिश वाला एग्जांपल लीजिए, आप आपने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया, तो आप कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, कम भीगूंगा, फटाफट स्कूल पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो अगेन वही वाली बात है, 5.7 और 5.6 और 5.7 के बीच की बात आ जाएगी। अब नहीं, वही 5.7 और 5.8 के बीच की बात रहेगी, तो 5.7 है एक वैल्यू आपके पास और यहाँ है 5.8, और आपका जो रिजल्ट है वो 5.74 है, यानी 5.75 से कम है आपका जो रिजल्ट है, तो यहाँ पर है आप 5.74 पे हैं। अब यहाँ से आप अगेन पीछे आना ज़्यादा सही समझेंगे लॉजिकल, या फिर आगे जाना ज़्यादा सही समझेंगे, सीधी सी बात है, ये वाली चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है। तो इसीलिए जब यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 से कम होती है तो हम इसको कम करते चले जाते हैं सिंपली, अगर लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इसको बढ़ाते चले जाते हैं सिंपली। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि सपोज करिए लास्ट डिजिट जो है वो आपकी 5 ही है, तब क्या करेंगे। अब तो बड़ी कठिनाई आ गई भाई, अगर आप हाफ वे पे खड़े हैं, अगर आप मिड वे पे खड़े हैं तो आप क्या करेंगे। तो दो हम एग्जांपल्स लेंगे, हमारे पास एक तो एग्जांपल ये है 5.765 और दूसरा एग्जांपल हमारे पास इसी केस में लास्ट डिजिट 5 वाले केस में हमारे पास है 5.7 सपोज करिए 75। ऑलराइट, तो अब देखिए क्या होता है, जब लास्ट डिजिट 5 है तो हम लास्ट डिजिट से पहले वाले डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट से पहले वाले डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट डिजिट से पहले वाली डिजिट इवन नंबर है तो क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड पढ़ के बता देता हूं। If the preceding digit is even, the insignificant digit is simply dropped, and if it is odd, the preceding digit is raised by 1. Then the number 5.765 is simply going to be 5.76. Alright, even digit है तो 5.76 होके रह जाएगा, और अगर ये 5.775 है तो इसको हम कह देंगे 5.78 कर देंगे हम इसको, 5.77 जो है 5.78 हो जाएगा। यानी कि ये डिजिट अगर ऑड है तो हमें 1 ऐड कर देना है इस डिजिट में, और ये डिजिट अगर इवन है जैसा कि इस केस में दिया हुआ है, देन डू नथिंग, एज इट इज कर देना है। अब आप बोलेंगे फिर से भेदभाव की बात आ गई भाई, यहाँ तो फिर से नाइंसाफी हो रही है, यहाँ तो फिर से अन्याय हो रहा है कि भाई इसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो आप इसको नहीं बढ़ा सकते, और इसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, इसने ऐसा क्या अच्छा कर दिया जो आप इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये इस रूल को कहते हैं बैंकर्स राउंडिंग, बैंकर्स राउंड अप, ठीक है ना। बैंकर्स राउंड अप क्यों, बैंकर मतलब जो आदमी बैंक में काम कर रहा है। सपोज करिए बैंक में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास ऐसी डिजिट्स के 10 सेट्स आते हैं, तो उसने क्या करा, उसने बोला नहीं मैं तो सिर्फ बढ़ाऊंगा भाई, मैं तो हमेशा +1 ऐड करूंगा। तो हर बार जब वो +1 ऐड करेगा तो क्या होगा, हर बार जो वैल्यू होगी वो बढ़ती चली जाएगी। ये भी 5.7 हो गया, वो भी 5.7, ये भी 5.78 हो गया, 5.77 हो गया, फिर एक 5.734 थी तो वो भी बढ़ गया, फिर और ज़्यादा थी तो वो भी बढ़ गया, तो हर एक वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर उसने बोला नहीं मैं हर बार ही कम करूंगा, मतलब मैं ये रखने में मतलब एज इट इज रखने के बजाय मैं कम ही कर दूंगा, तो हर बार ही कम होती जा रही है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, आप ऑल्टरनेट करिए। ऑल्टरनेट करने से क्या होगा, ना कोई डिजिट्स एक्सेसिवली ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ना कोई डिजिट्स एक्सेसिवली ज़रूरत से ज़्यादा कम होती जा रही हैं। यानी कि जब इवन हो तो ऐसा का ऐसा ही रखो, और जब ऑड हो तो बढ़ा दो। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे फ़ायदा ये हो रहा है सिंपल सा कि आपकी
जो बायस नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि आप सिर्फ बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो मतलब एक टाइप से बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ ये भी नहीं हो रहा कि आप सिर्फ घटाते चले जा रहे हैं, एक टाइप से बैलेंसिंग हो रही है। बैलेंसिंग किस चीज़ की हो रही है? ये 5.765 था, इसको हमने कम करके 5.76 कर दिया। ये 5.775 था, इसको हमने बढ़ा के 5.78 कर दिया। तो एक टाइप से इसमें जितना बढ़ा है उतना इसमें कम हुआ है, या फिर जितना इसमें कम हुआ है उतना इसमें बढ़ा है। जितना इसमें कम हुआ है उतना इसमें बढ़ा है, अगेन बैलेंसिंग हो गई। जितना इसमें बढ़ा है उतना इसमें कम हुआ है, बैलेंसिंग हो गई। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो चलिए अब जरा आगे बढ़े और थोड़ा इसके आगे का और देखते हैं। और वो जो है नेक्स्ट कंडीशन जो आती है हमारी, उस नेक्स्ट जो हमारा रूल आता है उसको देखते हैं। और वो ये है जो इसमें आपकी बुक में बात जो लिखी हुई है, इन एनी इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप कैलकुलेशन यू शुड रिटेन इन इंटरमीडिएट स्टेप्स 1 डिजिट मोर देन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड राउंड ऑफ टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि आप अगर कहीं कोई मल्टी स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, जिसमें काफ़ी सारे डिजिट्स, काफ़ी सारे वैल्यूज ऐसे हैं, जिसमें कई सारे नंबर्स हैं, तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हों तब जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए उससे एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट रखिए, और जब फाइनल रिजल्ट आए तब प्रॉपर रूल्स फॉलो करके आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर डिटरमाइन करिए और राउंडिंग ऑफ करिए। मतलब बेसिकली सिंपल सा है कि अगर आप बीच में ही राउंडिंग ऑफ कर देंगे और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो आपका एंड रिजल्ट जो होगा उसमें एरर्स आएंगे, उसमें गलतियां होंगी। ये 9th क्लास में बच्चे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि भाई जब हम ग्रेविटेशन के जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें हम या तो बहुत सारी वैल्यूज लेके कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट ही नहीं आ रहा। उनका इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है कि एंड तक जाते जाते बोलते हैं कि भाई हमसे तो हुआ ही नहीं, हमसे वैल्यू निकली ही नहीं। तो ये भी नहीं हो, इसके लिए आप सिर्फ एक सिंगल डिजिट एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलिए। और दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने ज़रूरत से कम ले लिए तो वो आपके फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ी गलती आ जाएगी। अगर आपकी वैल्यू आनी चाहिए 2.05, मालूम पड़ा आपकी वैल्यू आ रही है 3.02, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं सारे के सारे प्रॉपरली फॉलो करिए और राउंडिंग ऑफ के रूल्स भी प्रॉपरली फॉलो करिए। तो चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए ज़रा मुझे इन सब चीज़ों को रब करने के लिए 1 मिनट का टाइम दीजिए। ऑलराइट, तो चलिए अपना आज का लास्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। उसका टॉपिक का मैं हेडिंग डिस्प्ले कर देता हूँ, लिख नहीं रहा, बहुत लंबी हेडिंग है। बट खैर उसके पहले एक बात और मुझे बताइए कि हमने राउंडिंग ऑफ के रूल्स हमने सोचे क्यों, हमें राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत हमको 2 रीज़न से पड़ती है। एक तो जो राउंडिंग ऑफ के पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के जो रिजल्ट्स निकलते हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे, उसके रूल्स हमने क्या बोले थे? मल्टीप्लिकेशन में उतने होंगे जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाली वैल्यू में थे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में उतने होंगे जितने सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू में थे। तो जब हम बोल रहे हैं कि कम की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हमको राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिकली करनी पड़ जाएगी। राउंडिंग ऑफ करनी पड़ जाएगी तो उसके लिए हमको रूल्स की ज़रूरत है, वो मैंने आपको बता दी है। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि बहुत बार जब हम कैलकुलेशंस आगे बढ़ाते हैं लंबी डिजिट्स के साथ में, जैसे कि लाइट ईयर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, और अगर आपको और भी बहुत सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट जब आप करते हैं तो उनमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं वो बड़ी ही लॉन्ग वैल्यूज़ होती हैं, उसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो उसको हटाने के लिए हमको राउंडिंग ऑफ की ज़रूरत पड़ती है। और राउंडिंग ऑफ के रूल्स में हमने जो लास्ट रूल जो हमने पढ़ा बैंकर्स राउंड ऑफ वाला, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी हमारे पास ऐसी वैल्यू होती है 5.765, तो इस 5 को हटाने के लिए हमको इसको सीधे 5.76 ही लिख देना है। और अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू है 5.775, तब इस 5 को हटाने के लिए हमको यहाँ पर एक 1 ऐड करना है, यानी इसको 5.78 लिख देना है। अब ज़रा आपको अगर पिछली बार जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वो समझ में आ तो गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो एक बार इसको और देख लीजिए, मैं थोड़ा सा स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ। जब आप इनका सम करेंगे ना तो आपको वैल्यू मिलेगी 11.54, और जब आप इसका भी सम करेंगे ना तब भी आपको वैल्यू 11.54 ही मिलेगी, और इनका एवरेज ऑब्वियसली भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। तो इधर 5 हटाकर 1 ऐड ना करने का फ़ायदा और इधर 5 हटाकर 1 ऐड करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये वैल्यू भले ही थोड़ी सी कम हो गई, ये वैल्यू भले ही थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन दोनों का सम सेम है। मतलब कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। और अगर आपने ये किया होता कि इधर भी 1 ऐड करा होता, इधर भी 1 ऐड करा होता, तो ये अननेसेसरीली बढ़ जाती, या अगर इधर भी 1 हटाया होता, इधर भी 1 हटाया होता तो भी अननेसेसरीली कम हो जाती। यानी दोनों जगह सेम चीज़ आप नहीं कर सकते ताकि आपकी वैल्यूज़ ना तो एक्सेसिवली बढ़ें ना आपकी वैल्यूज़ एक्सेसिवली कम हो। चलिए ठीक है, तो अब आ जाते हैं, मैंने क्या बोला, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। मतलब कि अगर आपने कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन किया हुआ है
और उसका रिजल्ट अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो उसमें हम अनसर्टेनिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें जो पहला रूल है वो ये है कि सपोज करिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो मेजर करी गई हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि स्केल का यूज़ करके, और उनकी वैल्यूज़ आपको जो दी गई हैं वो दी गई हैं ये, एक मिनट में आपके सामने लिख देता हूँ। वैल्यूज़ दी गई हैं, लेंथ की जो आपके पास वैल्यू है वो है आपके पास 16.2 और आपको बताया गया है 16.2 सेंटीमीटर लिखी हुई है, और ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है 10.1 सेंटीमीटर। तो इन दोनों ही केसेस में आपको जो बताया गया है वो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दोनों में कितने कितने 3 हैं। तो 3 सिग फिग्स का मतलब क्या होता है, 3 सिग फिग्स का जो मतलब है वो सीधे सीधे ये है 2 सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है ना। और अनसर्टेन डिजिट हमेशा होती है लास्ट वाली, ये वाली दोनों की दोनों हमेशा अनसर्टेन डिजिट्स होती हैं। तो आपको एक कैलकुलेशन, आपको जो भी करके मेजरमेंट करके एक वैल्यू दी गई है वो इतनी दी गई है, ठीक है। अब इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, पहली बात तो ये डिटरमाइन करिए। तो डिटरमाइन करने के लिए अनसर्टेनिटी कितनी है इसमें सीधे सीधे है 16.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी, यानी कि ये अनसर्टेन फिगर है ना, तो ये कितना है 0.1 सेंटीमीटर ही तो है, ये 0.1 की प्लेस पर ही तो है। इसी तरह से इसमें भी जो अनसर्टेनिटी है वो यही है 10.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर्स। अब 0.1 सेंटीमीटर इसका कितना परसेंट है, इसका है 0.6%, तो यानी कि इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है प्लस माइनस 0.6% की अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो है कितनी 1% की, 0.1 इसका कितना है, इसका 1% है, तो 10.1 प्लस माइनस 1%। अब देखिए बात क्या है यहाँ पर आती है कि यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर भी 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, बट जब परसेंटेज वाइज अगर आप जाएंगे तो इसमें अनसर्टेनिटी काफ़ी कम है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसमें एरर कम है, इसमें एरर ज़्यादा है। यानी कि 16.2 सेंटीमीटर में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्योंकि हमने डिफाइन करें इस तरीके से, इस डेफिनेशन से, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस वैल्यू को मेजर करने में एरर कितना परसेंट का था, और उसी तरीके से इस वैल्यू को मेजर करने में एरर कितना परसेंट का था। अब आपको ध्यान आया होगा, ध्यान आ जाना चाहिए कि जो मैंने सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन दिया था, रिवाइंड करके देख लीजिए, उसमें मैंने क्या बोला था कि किसी भी रिपोर्टेड वैल्यू को देखकर आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसमें कितनी वैल्यूज में एरर है और कितने में नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन से ये भी क्लियर हो रहा है कि कितनी वैल्यू में एरर है और इस पूरी वैल्यू में एरर कितना है, यहां तक भी क्लियर इसमें हो जाता है। अब बात क्या आती है, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी बेसिकली इसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो आपको L इंटू बी जो आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 16.2 प्लस माइनस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10.1 प्लस माइनस 0.1, यानी कि ये जब आपने मल्टीप्लाई करे, दोबारा से वही लिख देते हैं 0.1 0.6, हाँ ठीक है 0.6%, और मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इधर ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इधर ऐड आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट, और मल्टीप्लाइड बाय 10.1 प्लस माइनस 1%। तो अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा उसमें ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज इट इज, और ये हो जाएंगी वैल्यूज ऐड। तो ये वैल्यूज जो ऐड होंगी वो पिछली वीडियो आप वापस जाके देखेंगे, एरर्स का जब कैलकुलेशन होता है तो जो रिलेटिव एरर है वो ऐड हो जाती है। तो पहली बात तो प्लस माइनस 1.6% हो गई इसमें अनसर्टेनिटी, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 163.62, 163.62। तो इतना हो गया इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगेन अब आप वापस आ जाइए 163.62 में आपने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कराया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए भाई, यहाँ सिग फिक्स और यहाँ सिग फिक्स कितने हैं, दोनों में 3 हैं, तो इस वैल्यू में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। तो यानी कि आपको करनी पड़ेगी अब राउंडिंग ऑफ, तो राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनको कम करके आपको 3 करना पड़ेगा। तो आप इसको हटाएंगे तो इसको आप एज इट इज हटा सकते हैं, तो ये आप एज इट इज 6 का 6 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो आपको यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ जाएगा। तो यानी कि आपका जो रिजल्ट है फाइनली 164 प्लस माइनस 1.6%, ये हुआ आपका फाइनल रिजल्ट। और इस फाइनल रिजल्ट को
अगर आप सिंपली नंबर्स के उसमें लिखेंगे फॉर्म में तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 164 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 164 प्लस माइनस 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का मेजरमेंट जब आप करेंगे लेंथ ऑफ रेक्ट का किसी भी रेक्टेंगल की, तो उसका जो फाइनली एरिया आएगा, उस एरिया में जो एरर होगा वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कम भी हो सकता है। यानी कि इसका जो एरिया है इट लाइज बिटवीन 161 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 167 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने से इतने का इसका एरिया है बीच का। अब ये आप बोलेंगे सर यहाँ तो एग्जैक्ट फिगर्स लिखे हैं, तो ये आपने अजीब सा कैसे कर दिया? ये इसलिए कर दिया क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इनमें अनसर्टेनिटी है इन फिगर्स में। यहाँ पर यही अंतर है जो आप थोड़ा छोटी क्लासेस में पढ़ते थे और जो आप अभी पढ़ रहे हैं उस चीज़ में। चलिए, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन का। अब इसके बाद जो बात आती है, जब आप स्पेसिफाई टू एन सिग्निफिकेंट, हाँ इस रूल को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए, तो ये फर्स्ट रूल जो है इसका स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो चुका होगा, इसका आप एक्सप्लेनेशन दिया है केवल। और सेकंड रूल जो है वो ये दिया गया, इफ अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज स्पेसिफाइड टू n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures. However, if the data are subtracted, the number of significant figures can be reduced. तो मतलब ये वही वाली बात हो रही है, थोड़ी देर पहले जब हमने मल्टीप्लिकेशन का और एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल डिस्कस किया था, उसी बारे में बात करी गई है, उससे ज़्यादा इन्होंने कोई और डिस्कशन नहीं करा है सेकंड रूल में। तो सेकंड रूल में वही वाली बात बोली गई जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब इसके बाद जो बात आती है, थर्ड रूल जो आता है, सीधे थर्ड रूल, मतलब सेकंड रूल थोड़ा सा रिपीटिशन जैसा है, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रूल जो है, द रिलेटिव एरर ऑफ अ वैल्यू ऑफ नंबर स्पेसिफाइड टू n सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट ऑल्सो टू द नंबर इटसेल्फ। अब मतलब क्या हुआ इस बात का? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए आपको एक वैल्यू दी हुई है 1.02 ग्राम और प्लस माइनस 0.01 ग्राम, इसमें आपको ये एक्यूरेसी दी हुई है आपको, ठीक है ना। और दूसरी दी हुई है आपको 9.89 ग्राम प्लस माइनस 0.01 ग्राम यहां पर भी। तो अब आपको जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या एक्यूरेसी जो है उसकी 0.01 की एक्यूरेसी दोनों जगह दी हुई है, यानी कि 0.01 ग्राम्स की एक्यूरेसी दोनों जगह दी हुई है। का मतलब ये हो गया कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी सिग फिक्स इन दोनों केसेस में कितने हैं? सिग फिक्स इन दोनों केसेस में जो हैं आपके वो 3 ही हैं, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की आपको एक्यूरेसी इसमें दी हुई है। अब लेकिन बात क्या आती है, जब इसमें रिलेटिव एरर आप निकालने की कोशिश करेंगे, ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर, ये 0.01 ग्राम आपको एब्सोल्यूट एरर दिया है। जब आप इसमें रिलेटिव एरर निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप जब इसमें निकालने की कोशिश करेंगे परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर, तो आपको जो वैल्यू देखनी है ना, वो केवल यही नहीं देखनी है, आपको ये वैल्यू भी देखनी है। क्योंकि 0.01 1.02 का कितना परसेंट है, ज़रा वो निकाल लीजिए। तो 0.01 जब 1.02 का परसेंट निकालेंगे तो वो आपको आ जाएगा इतना, 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 100 जब आएगा तो उसकी वैल्यू आएगी 1% प्लस माइनस 1%, यानी कि इस वाली वैल्यू में जो इनएक्यूरेसी है वो 1.02 ग्राम प्लस माइनस 1% की है। लेकिन यहां जब इनएक्यूरेसी की आप बात करेंगे तो जब आप इस फिगर का आप जब रिलेटिव एरर निकालने की, परसेंटेज एरर निकालने की कोशिश करेंगे, प्लस माइनस 9.89 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आपके लिए आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना, 0.1%। यानी कि यहां पर जो इनएक्यूरेसी है वो 9.89 ग्राम प्लस माइनस 0.1% की इनएक्यूरेसी है। तो ये तो बड़ा ही एक अच्छी चीज समझ में आई हमको कि भाई हमको केवल और केवल एब्सोल्यूट एरर नहीं देखना है, एब्सोल्यूट एरर के साथ साथ आपको जो प्राइमरी वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है उसको भी देखना है। क्योंकि आप जब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो हो सकता है उस एब्सोल्यूट एरर की वजह से रिलेटिव एरर यहाँ पर ज़्यादा है, आपको दिख रही है, और इस एब्सोल्यूट एरर की वजह से रिलेटिव एरर यहाँ पर काफ़ी कम है जो आपको दिख रहा है। मतलब 9.89 की आपने अगर वैल्यू कैलकुलेट करी, उसमें अगर आपकी केवल इतनी सी इनएक्यूरेसी है तो वो सिर्फ 0.1% की है। लेकिन अगर इतनी छोटी वैल्यू कैलकुलेट करने में भी आपकी इतनी इनएक्यूरेसी है तो वो 1% की इनएक्यूरेसी है।
तो मेरे ख्याल से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और यही बात ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी समझ में आती है, यही बात थोड़ी थोड़ी यहाँ पर भी समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पर भी यही वाली बात दी गई है भाई, इस वैल्यू में 0.1 सेंटीमीटर और इस वैल्यू में 0.1 सेंटीमीटर, दोनों में अगर इनएक्यूरेसी भले ही सेम भी है, लेकिन जब रिलेटिव एरर निकालेंगे तो इसमें रिलेटिव एरर कम है, इसमें रिलेटिव एरर ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर होगा इनमें सारे के सारे रूल्स। और एक बात और लिखी हुई है, फाइनली रिमेंबर दैट द इंटरमीडिएट रिजल्ट्स इन अ मल्टी स्टेप कंप्यूटेशन शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट दैन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। मतलब कि जो सबसे कम प्रिसिशन वाला मेजरमेंट है उससे थोड़ा सा एक डिजिट आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलेंगे, तब आपके कैलकुलेशन के जो रिजल्ट्स होंगे वो सही आएंगे। अदरवाइज आगे तक के कैलकुलेशंस आपके जो होंगे उसमें आपको एरर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स और उससे रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे वो सारे के सारे हमारे कंप्लीट हुए। आज की वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ऑब्वियसली वीडियोस बनाने में तो रिसर्च भी लगती है, पढ़ाई भी लगती है, मेहनत भी लगती है। तो आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे और आपको मेरी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप शेयर करिए, बाकी लोगों का भी, अपने फ्रेंड्स का भी फ़ायदा करवाइए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ कमेंट्स में जो बातें आप सोचते हैं वो बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।